सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। आज हम यहां पे आए हैं आप सभी लोगों के सामने लेके यूपीएससी सीडीएस का जो 2 पेपर हुआ है, साल में 2 बार आपका एग्जाम होता है। सीडीएस 2 का जो एग्जाम है उसका कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आए हैं। दरअसल जैसे एसएससी एग्जाम्स में आंसर की दे दी जाती है, लेकिन यूपीएससी के द्वारा आंसर की जारी नहीं की जाती है, तो अक्सर करके बच्चों के बीच में ये रहता है कि क्या आंसर सही है क्या गलत है। और बहुत सारी जगह पे कुछ आंसर्स मतलब कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। इस वीडियो की खास बात यह है कि इस वीडियो में एक एक आंसर आपको सही मिलने वाला है। एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन जो आपको मिलेगा वो बहुत अच्छे से बहुत बेहतरीन ढंग से आपको कराया जाएगा, बताया जाएगा। तो एक बार जल्दी से मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के जस्ट बाद में आपको एक वीडियो और जो मिलने वाली है वो है एनडीए 2 का जो आपका एग्जाम होता है उसकी। तो मेरे भाई दोनों एनडीए और सीडीएस दोनों एग्जाम का आपको कंप्लीट सोल्यूशन इंग्लिश का यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप जल्दी से बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है। तो आइए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को टोटल 120 क्वेश्चन आपके सीडीएस में पूछे जाते हैं, जो कि 100 नंबर के होते हैं। सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे लेवल का, टॉप लेवल का पेपर आपका सीडीएस का रहता है। खतरनाक लेवल की वोकैबुलरी आती है और जो पूछने का तरीका है वो बहुत जबरदस्त रहता है। यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक जो है वो यूज तो की जा सकती है, लेकिन यूज उसका बहुत बारीकी से और सटीकता से आपको करना चाहिए। एसएससी एग्जाम्स की तरह ऐसा नहीं है कि जस्ट 3 ऑप्शन देखते ही एलिमिनेट यहाँ पे हो जाएं, वो आप नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देख के एलिमिनेट करना है। ये वीडियो न सिर्फ सीडीएस वाले एनडीए वालों के लिए हेल्पफुल है, बल्कि अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो के अंदर सॉलिड लेवल का कंटेंट देखने को मिलेगा जो कि आपके एग्जाम में आपकी हेल्प कर सकता है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करेंगे हम आज की वीडियो की। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप कंप्लीट इंग्लिश का बहुत जल्दी से रिवीजन करना चाहते हैं तो 12 घंटे की एक मैराथन क्लास हमने आपको दे रखी है रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। आप वहां जाके क्लास जरूर देखिएगा। ऑलरेडी 4 लाख से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। आप भी जरूर देखिए, आपको ये बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। और अगर इस वीडियो के तरह से आपको एक बुक भी चाहिए तो एक हमारी बहुत प्यारी सी छोटी सी किताब हमने लॉन्च करी है, जिसको हमने इंग्लिश फॉर्मूला बुक पॉकेट रॉकेट का नाम दिया है। और ये पॉकेट रॉकेट नाम इसी दिया गया है क्योंकि इसका जो साइज है वो ऐसा है कि आप अपनी पॉकेट में रख सकते हो। ठीक है, आप जीन्स की पॉकेट में आसानी से रख सकते हो। ये मेरी थोड़ी छोटी पॉकेट है, बाकी आइस में भी जाती है। ठीक है, बाकी जीन्स में आराम से आ जाएगी। और इसका जो कंटेंट है वो रॉकेट जैसा कंटेंट है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली आपको रूल्स मिलेंगे, एक रूल उसके ऊपर आपका। और भाषा जो रखी है हमने इंग्लिश लैंग्वेज रखी है, जो व्हाट्सएप पे जैसे हम लिख रहे होते हैं, यानी कि फॉन्ट इंग्लिश के, और जो मीडियम है वो आपका हिंदी, तो उसको इंग्लिश बोल देते हैं। और एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक रूल पर हमने डाल रखा है, मतलब एक एक नहीं, कई सारे क्वेश्चन हमने हर एक रूल पर डाल रखे हैं। अगर आप देखोगे तो मैं जस्ट आपको दिखा भी देता हूँ। कल शाम को हमने इस बुक को लॉन्च किया था मेरे भाई, और ये ऑलरेडी आपकी अमेजोन पे बेस्ट सेलर बुक्स की कैटेगरी में नंबर 1 पे चल रही है। मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स या एसएससी एग्जाम्स या स्टेट एग्जाम्स कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल बुक्स की कैटेगरी जिसमें सारे एग्जाम शामिल हैं, अदर बुक्स शामिल हैं, सब कोई। और ये एक ऐसी कैटेगरी है, इसमें आपको अपने एग्जाम्स की बुक्स नहीं दिखेंगी, इसमें ज्यादातर अदर बुक्स दिखेंगी। लेकिन ये किताब ऐसी है जो बुक्स की कैटेगरी में भी टॉप रेटिंग पे पहुंच चुकी है। इसमें अगर एग्जाम्स की बुक्स की बात करोगे तो जाके 40-50 पे जाके आएंगी। यानी कि बहुत जबरदस्त बच्चों का रिस्पॉन्स रहा है। बहुत जल्द आउट ऑफ स्टॉक भी होने वाली है, तो जल्दी से आप इस बुक को चेकआउट कर सकते हैं जाके अमेजोन पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करेंगे आज की क्लास की, और भाई आज का पहला क्वेश्चन आपको बताएंगे। सबसे पहले भाई डायरेक्शन देख लीजिए। ये जो पहला डायरेक्शन है ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के लिए, इसमें स्टार मार्क ये करना है कि इसमें अपोजिट वर्ड्स आपको बताने हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आपको अपोजिट वर्ड्स बताने हैं, यानी कि एंटोनिम्स की हम बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इक्विवोकल का आपको एंटोनिम बताना है। इक्विवोकल का मतलब होता है जो चीज आपकी एम्बिगुअस हो, यानी कि जो चीज क्लियर ना हो। तो देखो ऑब्सक्योर तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, एम्बिगुअस भी सिनोनिम हो जाएगा, और वर्ग भी आपका सिनोनिम हो जाएगा। सो एंटोनिम सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्लियर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है म्यूटिनस स्टूडेंट्स। मान लीजिए म्यूटिनस का मीनिंग आपको नहीं पता है, आप कैसे कर सकते हैं। देखो भाई, अगर सेंटेंस के फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिल रहा है तो उसकी हेल्प लेना आप लोगों को सीख लेना चाहिए। इंटरैक्ट किया है अथॉरिटीज ने किससे, ग्रुप ऑफ म्यूटिनस स्टूडेंट्स। जनरली अथॉरिटीज किससे मिलने जाती हैं, जो लोग आपके कोई प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे होते हैं उनसे। तो ऐसे केस में आप एंटोनिम देखिएगा। देखो अनरूली नेगेटिव वर्ड है, ये आपका एंटोनिम में नहीं आएगा।
इस और सेडिशियस, जो सेडिशन करते हैं, सेडिशन लॉ के बारे में आपने अक्सर करके सुना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का आपका 124A जो आपका आर्टिकल है उसकी बात जब हम कर रहे हैं। उसके अलावा आपका है कॉन्ट्यूमेसियस, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। ओबीडियंट आपका एकदम कैसा वर्ड है, आपका पॉजिटिव नेचर का वर्ड है, ये आपका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी आंसर मार्क कर सकते हैं। म्यूटिनस का बेसिकली मीनिंग होता है जो लोग म्यूटिनी करते हैं, म्यूटिनी का मतलब होता है एक तरीके से कोई प्रोटेस्ट वगैरह, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है बेलिजरेंट का क्या पूछा है आपसे, एंटोनिम पूछा है। तो बेलिजरेंट, देखो बेलिजरेंट का सिनोनिम बेलिकोज आपने बहुत बार पढ़ाया मैंने आप लोगों को। इसके अलावा एक आपका वर्ड है एंटागोनिस्टिक, एक है कॉम्बेटिव, तीनों ही नेगेटिव नेचर के वर्ड हैं, लड़ाके को दिखाते हैं। सो एमिएबल या एमिकेबल जो शब्द होता है वो आपका एंटोनिम की कैटेगरी में आ जाएगा। आगे देखेंगे मेरे भाई, इफ्यूसिव का आपका एंटोनिम पूछा है। अब देखो यहाँ से एक चीज तो ये समझ सकते हैं, इफ्यूसिव देखो, हाँ ही वॉज इफ्यूजिव इन हिज प्रेज, अपने प्रेज में वो इफ्यूजिव था। अब जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो जनरली क्या करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा को दिखा रहा होगा, मान लीजिए मीनिंग आपको नहीं याद है, मान लेते हैं कि नियर मीनिंग से आप निकालना चाहते हैं, तो आप देखोगे एक्सुबेरेंट भी बहुत ज्यादा को दिखाता है, प्रोफ्यूज भी बहुत ज्यादा को दिखाता है, वॉल्यूबल भी, तो ये तो कहीं ना कहीं सिनोनिम हो जाएंगे। इसका मतलब है रेटिशेंट, जिसका मतलब होता है कम बोलने वाला, ये आपका क्या हो जाएगा, एंटोनिम बन जाएगा। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, ही इज ऑफन अक्यूज्ड ऑफ बीइंग इनक्यूटस इनिक्विटस इन हिज कंडक्ट। अब देखो अक्यूज अगर किसी को किया गया है तो किसी अच्छी चीज के लिए होगा, नेगेटिव चीज के लिए, योर आंसर वुड बी नेगेटिव थिंग्स के लिए। भाई अक्यूज करने का मतलब है किसी को दोषी बता दिया गया, दोषी तो कुछ नेगेटिव का ही रहेगा, तो इसका मतलब है ये नेगेटिव है, तो इसका एंटोनिम जो बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। रिवोल्टिंग नेगेटिव है, एक्सरेसेबल नेगेटिव है, प्रीपोस्टरस भी नेगेटिव होता है, तो आपका करेक्ट एंटोनिम बन जाएगा वर्चुअस, ठीक है। सो एग्जेक्रेबल आपका क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है, ये भी लड़ाके किस्म के जो लोग होते हैं उनके लिए आता है, ठीक है। तो आप आसानी से इसको इजीली मार्क कर सकते हो। तो देखो न सिर्फ वर्ड्स के मीनिंग याद होना सफिशिएंट है, बल्कि में आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए जो सेंटेंसेस दिए गए होते हैं उनकी कैसे हेल्प ले सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब बढ़ेंगे आगे, अब तक हमने एंटोनिम्स के क्वेश्चन देखे, आगे 6 नंबर से 15 नंबर यानी अगले 10 क्वेश्चन के लिए जो डायरेक्शन है वो आपकी क्या है, 4 चॉइसेस दे रखी है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखेंगे, वर्किंग इन डिम लाइट, अगर कम लाइट में आप काम करते हो तो ये अच्छी चीज है खराब। हमेशा कहा जाता है कि प्रॉपर चीजें आपको यूज करनी चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग आपको यूज करनी चाहिए, ठीक है। सो प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, इसका मतलब है इसका रिजल्ट कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो बेसिकली तो डैश आई इश्यूज सच एज ग्लूकोमा, सो ग्लूकोमा जैसी चीजों को खत्म करेगा, ये बढ़ाएगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये नेगेटिव चीज है, तो किसी बीमारी को बढ़ाने की बात करेंगे, बढ़ाने की बात करेंगे। तो मेरे भाई सबसे पहले देखो एलिमिनेट या इरेडिकेट, ये नहीं हो सकते क्योंकि ये किसी चीज को खत्म करते हैं। अब देखो कॉन्ट्रीब्यूट आपकी एक ऐसी वर्ब होती है जिसके साथ में कॉन्ट्रीब्यूट टू समथिंग होता है, इसीलिए यहाँ पर टू आपका आ नहीं रखा है, ठीक है। एक है आपका प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है किसी सिचुएशन को वर्सन करना है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए आपको इस शब्द का मीनिंग नहीं भी पता था, तो 3 ऑप्शंस को किस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया, तो आसानी से आप एलिमिनेट करके आंसर मार्क कर सकते थे। आगे देखेंगे, ही ओन्स सेवरल स्पोर्ट्स कार्स एंड हैज एन डैश लाइफ स्टाइल। अब देखो लाइफ स्टाइल, अगर किसी के पास बहुत सारी कार है तो कैसे होगी, अमीरी वाली लाइफ स्टाइल होगी। तो एक तो वैसे ही आसानी से आप आंसर मार्क कर सकते थे ऑप्युलेंट, ये इजी वर्ड है, ऑप्शन एलिमिनेशन की आपको जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे दोज मेडिसिन्स डैश आर यूज टू ट्रीट। अब देखो सबसे पहले दोज मेडिसिन्स के बाद में ना कॉमा लगा रखा है, कॉमा लगा रखा है तो आपकी नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है। नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में एक तो दैट नहीं आता है, तो दैट ऑप्शन में भी नहीं है। मेडिसिन्स व्यक्ति नहीं है, इसीलिए आपका हु नहीं आएगा। दूसरा व्हाट तब आता है जब आपका एंटीसीडेंट ना गिवन हो, और ये भी कभी भी नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में नहीं आता है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। बात आपकी रिलेटिव प्रोनाउन की है, क्यों, मेडिसिन्स है आपका, यहाँ पे कुछ रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, उस रिलेटिव प्रोनाउन के लिए आपकी वर्ब लगा रखी है, वर्ब लगा रखी है, तो कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा, थिंग्स के लिए विच लगा देते हैं, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि डैश इनटेक ऑफ शुगर कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब देखो शुगर का इनटेक जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है, कितना इनटेक। सबसे पहले ये वर्ड दिया है एक्सेस, ये नाउन और वर्ब दोनों के तरीके से यूज हो जाता है, इसका मतलब होता है पहुंच, तो ये नहीं होगा, ठीक है। हमें या तो इस इनटेक से पहले एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, इसका मतलब है एडवर्ब नहीं आ सकता क्योंकि इनटेक आपका नाउन है, तो ऑप्शन आपके एलिमिनेट। अब आप कहोगे कि एक्सेस ऑफ समथिंग भी हमने सुना है और एक्सेसिव की भी लगा सकते हैं, तो इसमें डाउट आ सकता है इसमें, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है हमेशा,
जनरली आपका क्या आता है, जब इस एक्सिस को हम नाउन के तरीके से यूज करते हैं, इस एक्सिस को नाउन के तरीके से यूज करते हैं तो ऑफ प्रेपोजिशन आता है, बात एकदम सही है। लेकिन सामान्यतः जब ये फ्रेज हम लिखते हैं तो इसके साथ में हमें एन आर्टिकल की जरूरत पड़ती है, तो एन एक्सेस ऑफ समथिंग होता है। हालांकि कुछ लोग डिक्शनरी अगर चेक करेंगे तो पाएंगे कि एक्सेस आपका अनकाउंटेबल भी नाउन होता है, लेकिन वो अनकाउंटेबल सिर्फ एक दिए गए फ्रेज इन एक्सेस ऑफ समथिंग के लिए होता है, इन एक्सेस ऑफ। ठीक है, अगर इस फ्रेज में देखोगे तो इसमें आपका आर्टिकल एन अगर दे रखा हो तो वो गलत माना जाता है, लेकिन यहाँ पे इन प्रेपोजिशन तो है नहीं जो यहाँ पे एक्सेस ऑफ लिखते हैं, इसका मतलब है ये ऑप्शन भी आपका गलत है। यहाँ पे अगर आर्टिकल साथ दिया होता तो हो सकता है कि हम इस आंसर को मार्क कर सकते थे। इसीलिए एक्सेसिव इंटेक ऑफ शुगर कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, सी सफर्ड डैश पेन बिकॉज ऑफ द लेग इंजरी। सो सी सफर्ड पेन। अब देखो पेन आपका कैसा होगा, इसके लिए आपको एडजेक्टिव लगाना है क्योंकि पेन आपका नाउन है। अब देखो कंज्यूमिंग पेन नहीं होता है, प्रोट्रैक्टिंग पेन नहीं होता है। अब देखो एक आपका वर्ड आपको जो परेशान कर सकते हैं वो है एक्सक्रूसिएटिंग और एक है हर्टिंग। हर्टिंग का मतलब है जो आपको चोट पहुंचा रहा हो, पेन आपको चोट नहीं पहुंचाता है। दर्द जो है वो एक्सक्रूसिएटिंग होता है, जो झेलने में, बेसिकली कोई चीज जो झेलने में बहुत मुश्किल हो। सो एक्सक्रूसिएटिंग पेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? एक्सक्रूसिएटिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका। अगला आपका क्वेश्चन है, द कंट्रीज पॉलिटिक्स डैश कॉम्प्लेक्स विथ मोर देन 10 पार्टीज कंपीटिंग फॉर पावर। अब जैसे देखा भाई पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, अब देखो पॉलिटिक्स आपका जनरली सिंगुलर वर्ब लिया करता है, हालांकि ये प्लूरल वर्ब भी ले सकता है जब पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिटिकल व्यूज या पॉलिटिकल एक्टिविटीज। यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज की बात नहीं कर रहे, जो भारत की राजनीति है, राजनीति की बात कर रहे हैं। अगर राजनीति की बात कर रहे हैं तो प्लूरल वर्ब आपकी नहीं आ सकती है। अगर प्लूरल वर्ब नहीं आ रही है तो ये एम तो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि ये तो आई के साथ आता है, तो इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है, द जॉब एडवर्टीजमेंट स्टिपुलेट्स दैट। अब देखो कोई स्टिपुलेट करती है, इसका मतलब है कोई चीज ये किसी चीज के लिए जरूरी बनाती है, या मतलब एक स्टेट करना होता है, किसी चीज को क्लियर क्लियर कहना। तो जॉब एडवर्टीजमेंट क्लियर क्लियर आपसे कहती है कि दैट द डैश एप्लीकेंट। अच्छा ये ना गलती से ब्लैंक पीपीटी बनाते टाइम यहाँ डल गया है, ये ब्लैंक कायदे से यहाँ होना चाहिए। ठीक है, ब्लैंक यहाँ होना चाहिए बिकॉज द एप्लीकेंट आपका क्या है? सब्जेक्ट है। अगर ये आपका सब्जेक्ट है तो इसके लिए वर्ब आएगी आपकी। ठीक है, तो वर्ब देखनी है। पहली बात तो स्टिपुलेट्स आपका प्रेजेंट में तो पास्ट की फॉर्म नहीं आएगी, ये गलत हो जाता है। दूसरी बात ये है कि एप्लीकेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हैव वर्ब आपकी नहीं आएगी, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। इसके अलावा आपका एक है सेल हैव और एक है मस्ट हैव। जैसे ही आप देखोगे सेल हैव अगर आप लगा दोगे तो यहाँ पे इसको हम गलत इसलिए मान लेंगे मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर की बात नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि अगर आज एडवर्टीजमेंट है तो किसी पे फ्यूचर में होना कुछ चाहिए, हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। अगर प्रेजेंट में किसी चीज का मैंडेटरी होना बताया गया है तो उसके लिए मस्ट प्लस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर लेंगे। सो मस्ट हैव 3 years एक्सपीरियंस आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, न्यूज़पेपर्स हैव रिपोर्टेड हैवी फ्लडिंग इन द कोस्टल एरियाज, द डैमेज डैश टू बी एक्सटेंसिव। अब देखो न्यूज़पेपर्स हैव रिपोर्टेड है, यानी कि बात प्रेजेंट की चल रही है। अगर प्रेजेंट की चल रही है तो पास्ट वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है सीधे सीधे। ठीक है, अब आपका देखो इज एक्सपेक्टिंग। एक बात बताइएगा, डैमेज किसी चीज को एक्सपेक्ट कर रहा है या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डैमेज जो है बहुत ज्यादा रहेगा? आप कहोगे सर पीपल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर पीपल आपके एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इज एक्सपेक्टिंग आपका वैसे ही गलत हो जाता है। अब एक है यहाँ पे हैज बीन एक्सपेक्टेड, एक है आपका इज एक्सपेक्टेड। हैज बीन एक्सपेक्टेड का मतलब है कि परफेक्ट फॉर्म आनी चाहिए। क्या ऐसा एक्सपेक्ट किया जा चुका है? नहीं। अगर अभी भी न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कर चुके हैं, प्रेजेंट से रिलेशन है, तो इसका मतलब हम आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, वी एक्सपेक्ट द डैमेज टू बी एक्सटेंसिव। ठीक है, सो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को अगर पैसिव फॉर्म में लिखेंगे तो इज प्लस एक्सपेक्टेड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हैज बीन वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे परफेक्ट टेंस बनाने की हमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, द लोकल बैंक वॉज रॉब्ड बाई अ ग्रुप ऑफ मैन। लोकल बैंक को पास्ट में रॉब किया गया, एक तो ये ध्यान रखना है। डैश 4 ऑफ डैश, मतलब देखो 4 ऑफ तो सब में ही दे रखा है या फिर 4 दे रखा है, वर आर्म्ड। पहली बात ये है 4 whom कभी नहीं लगा सकते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। 4 ऑफ दोज अगर हम लिख देंगे तो आप एक चीज समझना, एक लोकल बैंक वॉज रॉब्ड ये आपकी एक क्लॉज है, आगे यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा और आगे आपकी वर्ब आएगी, ये भी क्लॉज है। 2 क्लॉजेज अगर आई हैं तो उनको कनेक्ट तो करना पड़ेगा।
कनेक्ट करने के लिए या तो कंजंक्शन चाहिए होते हैं या रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए होते हैं। अब यहाँ पे अगर दोज लिख दोगे तो ना तो ये कंजंक्शन है और ना ही ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इससे आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। सिमिलरली उसी तरीके से दीज से भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। किससे कर सकते हो? हुम से कर सकते हो। सो फोर ऑफ हुम आपका करेक्ट आंसर हो। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट। द कंट्री डैश सेवरल इकोनॉमिक चेंजेस इन द पास्ट 2 डिकेड्स। भाई इन द पास्ट 2 डिकेड्स की बात करी गई है। अगर देखो सबसे पहले तो कंट्री के साथ में हम क्या क्या नहीं लगा सकते हैं। पास्ट की बात की गई है तो विल बी वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। हैव वाला ऑप्शन एलिमिनेट इसलिए हो जाएगा क्योंकि कंट्री आपका एक देश की बात कर रहे हैं, एक देश की बात कर रहे हैं, तो हैज का प्रयोग होना चाहिए ना कि हैव का। दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब एक है अंडरवेंट और एक है हैड अंडरगोन। दोनों ऑप्शन को अगर आप एनालाइज करें तो आप पाओगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस हम तब लगाते हैं जब हम पहले पास्ट जाएं और फिर उसके भी पास्ट जाएं, और पास्ट इंडेफिनिट हम जब लगाते हैं जब हम सीधे सीधे पास्ट की बात करें। क्या हम यहाँ से पास्ट ऑफ पास्ट में जा रहे हैं? द आंसर इज नो, हम तो पास्ट ऑफ पास्ट में गए ही नहीं। हम सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं कि जो देश है उसने सेवरल इकोनॉमिक चेंजेस देखे हैं पिछले 2 डिकेड में, मतलब देखे थे कह सकते हैं, पिछले 2 डिकेड की बात कर रहे हैं पास्ट की। ठीक है, तो इसका मतलब है अंडरवेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि अंडर मतलब हैड अंडरगोन। आगे भाई देखो 16 तक के क्वेश्चन हो गए, मतलब 15 तक के। अब 16 से 20 तक में आपको क्या करना है कि कुछ ईडियम्स फ्रेजेस दे रखे हैं और उनके आंसर आपको बताने हैं। ईडियम फ्रेजेस के क्वेश्चन है, देखो। अ वॉच्ड पॉट नेवर बॉइल्स। अ वॉच्ड पॉट नेवर बॉइल्स। देखो अगर आपके ईडियम्स आते हैं तो कई बार आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके, मान लीजिए एक नया ईडियम आपके सामने आ जाता है तो आप कई बार ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आंसर मार्क कर सकते हैं। कैसे करके देख सकते हैं? देखो, वॉच्ड पॉट नेवर बॉइल्स, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसा पॉट, पॉट यानी कि बर्तन जिसको देखा जाता है वो बॉयल नहीं करता है। यानी कि इसका मतलब कहीं ना कहीं सेंस समझने की कोशिश करना। पॉट को अगर आप देखते रहोगे तो बॉयल नहीं करेगा। यानी कि अगर आप पॉट को देख रहे हैं इसका मतलब आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। मान लीजिए आपने वो बीरबल की खिचड़ी वाली कहानी सुनी है, ये तो बीरबल की खिचड़ी हो गया। वो पॉट, अगर जब हम किसी चीज पर ना निगाहें जमाए रखते हैं तो वो चीज ना बड़े बाहर, जो इंतजार है बड़ा दूर लगता है, तो कुछ ऐसा मीनिंग इसका बनना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि सर्वेलांस डिस्ट्रॉयज क्रिएटिविटी। पहली बात तो सर्वेलांस क्रिएटिविटी को डिस्ट्रॉय करती है, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, दूसरा क्योंकि बॉयल करने में कोई क्रिएटिविटी नहीं है इसीलिए भी हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। टू एक्सपीरियंस फेलियर ड्यू टू ओवर ईगरनेस, नहीं मेरे भाई ये भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज, टू हैव नो चांस ऑफ अचीविंग समथिंग, ये भी नहीं कह सकते हैं। डेस्परेट एंटीसिपेशन मेक्स टाइम ड्रैग ऑन। अगर किसी चीज को हम डेस्परेटली एंटीसिपेट करें, वेट करें, तो उससे टाइम क्या होता है? ड्रैग ऑन होता रहता है, खिंचता रहता है। यही ये कहना चाह रहा है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कई बार अगर ईडियम आपके सामने पहली बार भी आया हो तो भी आप उसका करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, लुक टू योर लॉरेल्स। देखो लॉरेल्स क्या होते हैं? कीमती चीजें होती हैं। मान लेते हैं कि एक बार कोई ईडियम आपको याद नहीं है, और लुक टू का मतलब होता है किसी की तरफ देख रहे हैं, यानी कि किसी की तरफ निगरानी एक तरीके से रख रहे हैं, या किसी चीज पे हम बेसिकली अपने नजर बनाए हुए हैं। अब क्योंकि लॉरेल्स पहले से आपके हैं तो कुछ अचीव कर रहे होंगे या अपनी चीजों की रखवाली कर रहे होंगे। भाई जो चीजें अब तक आपकी नहीं है उनको तो अचीव करने की कोशिश करेंगे, जो पहले से आपके उसको थोड़ी ना अचीव करेंगे। अचीव का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, देखो, टू लुक सूटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन, ये तो नहीं बनेगा। टू गार्ड वंस ट्रॉफीज, अब देखो एक है ट्रॉफीज को गार्ड करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, और एक है टू प्रेज वन सेल्फ, प्रेज का कोई सेंस नहीं है। एक ऑप्शन है टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू सिक्योर वंस पोजीशन, जो पोजीशन पे आप हैं उस पोजीशन को बनाए रखना। अब लॉरल का मतलब ट्रॉफीज नहीं होता है, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। एक एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के अपनी जो पोजीशन है उसको सिक्योर करना। ठीक है, सो लुक टू योर लॉरेल्स। नेक्स्ट देखेंगे आगे, प्ले डेविल्स एडवोकेट। प्ले डेविल्स एडवोकेट ईडियम जो होता है इसका मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ इसलिए आर्ग्यू करता है कि उसको बस आर्ग्यूमेंट करना है। लाइक वो एक्चुअल में जो बातें कह रहा है वो उन चीजों के पक्ष में नहीं है। टू आर्ग्यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ऐसे करके आपने इसका मीनिंग पढ़ा होगा। यानी इसका मतलब पता ये होता है कि वो बंदा ऐसा नहीं है कि जो वो बातें कह रहा है कि वो उसका एक्चुअल में ओपिनियन है, नहीं, उसका एक्चुअल में ओपिनियन नहीं है, लेकिन वो आर्ग्यू इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि इस बात पर आर्ग्यूमेंट हो। ठीक बात है, अगर वो सिर्फ आर्ग्यूमेंट चाहता है इसका मतलब ये हुआ कि वो जो भी बातें कह रहा है जरूरी नहीं है कि उनको सपोर्ट करता हो, जस्ट उस पर केयरफुल डिस्कशन वो चाह रहा है और डिस्कशन चाह रहा है। अब देखो, टू ट्राई टू डिफीट समवन बाई ट्रिकिंग देम, ये डिफीट करने का कोई सेंस नहीं है, ट्रिक करने का कोई सेंस नहीं है। टू परफॉर्म विथ अ लॉट ऑफ स्किल्स, स्किल्स की बात भी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, टू डिले की बात भी नहीं कर रहे हैं। टू प्रिटेंड टू बी अगेंस्ट एन आइडिया, ऐसा प्रिटेंड करना कि आप एक आइडिया के अगेंस्ट हो इन ऑर्डर टू डिस्कस इट मोर केयरफुली, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बहुत सारे बच्चे इस ऑप्शन को देखते ही एलिमिनेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या पढ़ा है कि डेविल्स एडवोकेट तो नेगेटिव मीनिंग देता है। लेकिन मेरे भाई ना, किसी आइडिया के अगेंस्ट आप नहीं हो, लेकिन आप ऐसा नाटक कर रहे हो बिकॉज आप चाहते हो कि उस पर और डिस्कशन हो, फर्दर डिस्कशन हो। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है बी इन द सेम बोट। बी इन द सेम बोट का मतलब है जो जब दो लोग सेम सिचुएशन में होते हैं। पहली बात तो सेम ब्रीद में नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा आपका डेंजरस, समथिंग डेंजरस नहीं होगा। टू डू वाला तो नहीं वैसे भी होगा। ठीक है, टू प्रिटेंड टू बी इन समथिंग दैट यू आर नॉट, नहीं, टू बी इन द सेम अनप्लेजेंट सिचुएशन, सेम सिचुएशन। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे टिल्ट एट विंड मिल्स। टिल्ट का मतलब होता है झुकाव, और विंड मिल्स आप जानते हैं पवन चक्की जिनको बोलते हैं, जो एनर्जी बनाने के लिए काम आते हैं। ठीक है, एनर्जी बनाने के लिए। तो देखो ये बेसिकली क्या होता है, टिल्ट एट विंड मिल्स। इसकी एक अच्छा इडियम है जिसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है मेरे भाई कि ऐसी चीजें करने में अपना टाइम खराब कर देना। अगर विंड मिल को आप टिल्ट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं आएगा, में टिल्ट आ गया है नहीं, उससे फर्क नहीं आएगा। तो ऐसी चीजें बेसिकली करने में टाइम खराब कर देना जो कि आपकी एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, ऐसी प्रॉब्लम से डील करने में, ऐसे लोगों से, तो वही बना देते हैं। तो टू वेस्ट टाइम डीलिंग विथ एनिमीज एंड प्रॉब्लम्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तीन ऑप्शन इसमें नहीं मैच करेंगे। बाकी मेरे भाई अगर आप कंप्लीट बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक वीडियो हमने प्रोवाइड कर रखी है। रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो के अंदर हमने, जैसे आपके सीडीएस के एग्जाम में भी आप देखोगे कि एक क्वेश्चन आते हैं आपके कुछ, जहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानने के लिए बोला जाता है, तो वो आपको हम बड़े आसानी से इस वीडियो को देख के आप सीख सकते हो। पूरे सेंटेंस को किस तरीके से ब्रेक किया जा सकता है, किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी जा सकती है, इस वीडियो में बड़े डिटेल में समझाया गया है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि एक बार ये पूरी वीडियो आप जरूर देखना। आ जाओ भाई, देखेंगे आगे 21 से लेके 30 तक के जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये हैं पैरा जंबल के क्वेश्चंस। और पैरा जंबल नहीं, एक्चुअली सेंटेंस जंबल के क्वेश्चन, जिनको PQRS हम बोलते हैं। ये एक बहुत आसान तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिकल तरीके से और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद लेके क्वेश्चंस को करोगे तो सेकंड्स में आप आंसर कर सकते हो। और मैं आप हमेशा इन चीज़ों को इसी तरीके से पढ़ाता भी आया हूँ अपने बैच में। अगर आपको इस तरीके से पढ़ना है तो VOD बैच से आप एनरोल कर सकते हैं, या फिर कॉम्प्रिहेंशन क्रांति किताब से पढ़ सकते हैं। आ जाइए, जब भी आपको सेंटेंस जंबल के क्वेश्चंस दिखें तो आपको क्या करना है, देखो वैसे मैं बता देता हूँ आपको। PQRS दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पैरा जंबल, एक होते हैं सेंटेंस जंबल। सेंटेंस जंबल में एक सेंटेंस को तोड़ मरोड़ के आगे पीछे कर देते हैं, उसको सही सेंटेंस बनाना है। पैरा जंबल में क्या होता है कि बहुत एक पैराग्राफ होता है, उसके सेंटेंसेस को ऊपर नीचे करके दे देते हैं और उसमें से पूरा पैराग्राफ आपको तैयार करना होता है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से सेंटेंस जंबल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको 2-3 अप्रोच बताता हूँ। पहले तो आप सबसे पहला पॉइंट आपका ये है कि आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि किस चीज से आप सेंटेंस को एंड नहीं कर सकते हो। दूसरा पॉइंट आपको ये देखना चाहिए कि आपको पेयर्स बनाने चाहिए। और तीसरा चीज आपको कि स्टार्ट कहाँ से नहीं कर सकते हो। ये 2-3 चीज के माध्यम से आप पूरे क्वेश्चंस को कर पाओगे। सबसे पहले देखेंगे किन चीजों से एंड नहीं कर सकते हैं। वर्ब पे एंड नहीं करेंगे, इन पे एंड नहीं करेंगे, इसके अलावा मेरे भाई वर्ब पे एंड नहीं करेंगे, प्रेपोजिशन पे एंड नहीं करेंगे, तो और कंजंक्शन पे एंड नहीं करेंगे। तो देखो एस पे एंड नहीं कर सकते, इसके अलावा आपका क्यू यानी कि इन पे एंड नहीं कर सकते, पी यानी कि इज पे एंड नहीं कर सकते। तो इज पे एंड नहीं कर सकते, दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको देखना है दोनों आर पे। अब एंड वाला पॉइंट नहीं देखना है क्योंकि दोनों ही आर पे हैं, दोनों को एलिमिनेट कर दिया तो गड़बड़ है ना। अब दूसरा स्टार्टिंग भी दोनों की हमें पता ही है कि पी पे है, ऑप्शन के हिसाब से चलते जाएंगे हमेशा। तो इसका मतलब अब हमें ये देखना है कि पी के बाद में एस आना चाहिए या पी के बाद में क्यू आना चाहिए। अब पी एंड किस पे हो रहा है, इज पे। और इसके अलावा देखो और पेयर बनाना ना, एक चीज और देखना है, यहाँ पे एंड पे हमने मार्क कर रखा है। एंड एक कंजंक्शन होता है जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहा जाता है, सेम रैंक स्ट्रक्चर को जोड़ता है। अगर एंड के पहले हम देखें अ सिग्निफिकेंट लिख रखा है, आर्टिकल ए है और एडजेक्टिव है, इसका मतलब है इसकी नाउन अभी बाकी है। यानी कि ये जो एंड है दो एडजेक्टिव को जोड़ रहा होगा, एक एडजेक्टिव इधर एक एडजेक्टिव इधर, और फिर इसका पीछे क्या आ जाएगा, नाउन आ जाएगा। अब हमें ऐसा पार्ट ढूंढना है जो कि कहीं ना कहीं जिसकी शुरुआत में एक एडजेक्टिव हो और नाउन हो। यहाँ पे आर्टिकल है ये नहीं बनेगा, यहाँ पे एडजेक्टिव है और नाउन है ये बन जाएगा। यानी कि पक्की बात है कि एस के बाद में क्यू का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे एस क्यू बन रहा है, इसका मतलब यही करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, देखिएगा इन दिस एंडेवर जेंडर बजटिंग इज अ क्रिटिकल स्ट्रेटजी इज सेंट्रल टू मिटिगेट जेंडर इनइक्वालिटीज एंड फाइनेंसिंग फॉर जेंडर इक्वालिटी। अब देखो इसमें 2-3 चीजें आपको मैं बता देता हूँ जो कि आपको ध्यान रख लेनी है। एक तो मेरे भाई आर पे एंड नहीं कर सकते थे, लेकिन इससे कोई फायदा हमें मिलने नहीं वाला है। ठीक है, अब हमें किस चीज से फायदा मिल सकता है, आपको यहाँ पे एंड दिखाई दे रहा है, ये कंजंक्शन।
अब देखो एंड किस चीज को जोड़ने के लिए आएगा आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखोगे तो एक जगह इज ये है और एक जगह इज ये है, यानी कि वर्ब का प्रयोग दो जगह हुआ है, यानी कि दो क्लॉज बन रही होंगी। अगर दो क्लॉज बन रही है इसका मतलब पक्की बात यह है कि एंड, क्योंकि और कोई कंजंक्शन तो इसमें दिख नहीं रहा है, एंड पक्का आपकी दो क्लॉज को जोड़ रहा है। दो क्लॉज को जोड़ रहा है तो इस एंड के जस्ट बाद में एक क्लॉज होगी, और वो क्लॉज कौन सी है? अब देखो एक तो इज वाली चीज है, और दूसरा आपका जहां पे भी आपका क्या आया होगा कोई सब्जेक्ट और वर्ब, आप देखोगे बजटिंग, ये जेंडर बजटिंग इज, यानी कि हम आसानी से कह सकते हैं कि आर के बाद में ये क्लॉज वाला सेंटेंस है क्यू। आर क्यू एक आपका मैंडेटरी पेयर यहाँ पे बन जाएगा। अब आर क्यू कितने में पेयर बन रखा है आपका? यहाँ पे आर क्यू पेयर नहीं है, यहाँ पे आर क्यू पेयर नहीं है, यहाँ पे आर क्यू पेयर है, और यहाँ पे आर क्यू पेयर है, दो जगह आर क्यू पेयर है। ये जो है एस से शुरू हो रहा है और ये भी एस से शुरू हो रहा है। फर्क ये है कि यहाँ पे पी को बीच में लिखा गया है, यहाँ पे पी को लास्ट में लिखा गया है। अब हमें ये देखना है कि आर से पहले हमें एस लिखना चाहिए या पी लिखना चाहिए। आर में दे रखा है इज, जो कि एक वर्ब है, इसके लिए हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट। पी को हम देखेंगे तो ये प्रेपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये तो सब्जेक्ट देगा नहीं। अब हम एस को देखेंगे, फाइनेंसिंग फॉर जनरल इक्वालिटी। फाइनेंसिंग आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है जो कि नाउन का काम कर सकते हैं जीरंड के तरीके से, तो ये आपका नाउन बन जाएगा। ये प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, यानी कि नाउन है, यानी कि बेसिकली क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा आपका। तो यानी कि ये आपका सब्जेक्ट बन सकता है। हम आसानी से कह सकते हैं कि एस से इसकी शुरुआत होगी, सो एस आर क्यू पी। बेशक जब भी ऐसा सेंटेंस थोड़ा लंबा खिंच गया, यानी कि एक बार जरूर चेक कर लें कि क्या सही हमने करा या नहीं। फाइनेंसिंग फॉर जेंडर इक्वालिटी is central to mitigate gender inequalities and gender budgeting is a critical strategy in this endeavor। हम कह सकते हैं कि सेंटेंस हमारा सही लग रहा है, यानी कि आगे बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अब आपको फिर से देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे बैलेंस डाइट एंड आर वाइटल आइटम्स ऑफ। ऑफ पे खत्म नहीं कर सकते, पी पे खत्म नहीं होगा, ठीक बात है सर। आगे देखेंगे और ये देखो एंड कंजंक्शन है, एंड पे खत्म नहीं कर सकते, क्यू पे खत्म नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है रिलेटिंग टू द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। अब देखो जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे, ये है गैसेज है, यहाँ पे टू है, टू प्रेपोजिशन होता है, इस पे खत्म नहीं कर सकते, क्यू पे एंड नहीं होगा, तीन ऑप्शन आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन एक्सपेडिशियसली, ये एक्सपेडिशियसली लास्ट में आ सकता है। देखो क्यू में आर्टिकल द आ रखा है, आर्टिकल द ऐसे तो आएगा नहीं, इसके लिए हमें क्या चाहिए? आपको नाउन चाहिए, इसीलिए क्यू पे एंड नहीं कर सकते हैं। आर में देखोगे एक प्रेपोजिशन आ रखा है फ्रॉम, फ्रॉम पे एंड नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब है इस पे एंड नहीं होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट, देखो देन से शुरुआत हो रखी है, देन शुरुआत तब हो सकती है यानी कि जब आपका कंपैरिजन हो रहा हो, तो कंपैरिजन यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा जाना चाहिए, तो देन से शुरू तो हो नहीं सकता है, तो पी से शुरू नहीं हो सकता, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे क्योंकि देन है, इसका मतलब है यहाँ पे पक्का कंपैरेटिव डिग्री आया होगा, इससे जस्ट पहले कंपैरेटिव वाला ढूंढ लेंगे। अब कंपैरेटिव आपको यहाँ पे मोर दिखाई दे रहा है, ये आपका कंपैरेटिव वाला, यानी पक्की बात है कि आर के बाद में पी आएगा। अब आर के बाद में पी कहाँ पे बन रहा है? एक तो यहाँ पे बन रहा है मेरे भाई, क्या यहाँ पे आर के बाद में पी है? आप कहोगे नहीं बन रहा है, क्या यहाँ पे आर के बाद में पी है? नहीं बन रहा है, एक ही ऑप्शन है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इनविसेजेस। अब देखो यहाँ पे इनविसाज करना एक वर्ब है, इनविसाज करने का मतलब होता है किसी चीज को आगे एक तरीके से इमेजिन करना, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, इनविसाज समथिंग, व्हाट, इनविसाज व्हाट, तो ऑब्जेक्ट चाहिए। अब ऑब्जेक्ट चाहिए, इसका मतलब है इसको हम यहाँ पे एंड नहीं कर सकते सेंटेंस को, तो ये पी पे एंड है, ये पी पे एंड है, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब इनविसाज के लिए आगे क्या आ सकता है? ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, सो इनविसाज क्या कर रहे हैं? अ रिसरेक्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग कैरिकुलम, ये आपका ऑब्जेक्ट बन सकता है, यानी कि आपका पी के बाद में एस आ सकता है। देखो यहाँ पे पी के बाद में क्यू है और यहाँ पे पी के बाद में एस है, तो ये पी एस वाला आपका करेक्ट बन जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फॉलोइंग द लिबरल अप्रोच को नहीं करेंगे क्योंकि फॉलोइंग अपने आप में एक जीरेंड है और इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है लिबरल अप्रोच, तो ये नहीं बनेगा। तो आप आसानी से कह सकते हो कि आपका ये वाला आंसर सही बन जाएगा, आर पी एस क्यू। ठीक है, सो आर पी एस क्यू आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। और बाकी देखो यहाँ पे और भी अगर आप थोड़ा बहुत सोचना चाहते थे इसमें कि और क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, देखो यहाँ पे एंड लगा रखा है हमने, एंड आपका किसको कनेक्ट कर रहा है? पेडागोजी को कनेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि हमें किसी नाउन से जोड़ना होगा। अब नाउन से अगर हमें जोड़ना होगा तो क्यू से पहले हमें ऐसा वर्ड चाहिए जिसमें नाउन आ रखा हो। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे क्यू के पहले क्या आ रखा है? पी आ रखा है। अब क्यू के पहले पी क्या है? एजुकेशन पॉलिसी है, ये तो वैसे भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको तो वैसे ही एलिमिनेट हम कर देते, तो ये तो वैसे ही नहीं बनेगा। तो क्यू से पहले क्या आ सकता है? एस आ सकता है, तो हम कह सकते हैं एग्जिस्टिंग कैरिकुलम एंड पेडागोजी। ठीक है, सो रिसेलेक्ट करना है आपको इन चीजों को, तो आसानी से यहाँ से भी बन जाता है। देखो भाई इसको देखते हैं एक बार, अगला आपका क्वेश्चन,
जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो देखो यहाँ पे द नॉर्थ पे खत्म हो रहा है, कर सकते हैं कोई द सेंट्रल नॉर्थ पे कर सकते हैं, अमेरिकाज फिजियोग्राफी इज पे खत्म नहीं कर सकते, इसीलिए दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके अलावा देखो इज के बाद में इन आ रखा है। अब देखो यहाँ पे देखेंगे इज के बाद में क्या आना चाहिए, जनरली इसके बाद में या तो आईएनजी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है पैसिव बनाने के लिए। तो इसके बाद में यहाँ पे इन प्रेपोजिशन, सामान्यतः प्रेपोजिशन नहीं आते हैं, क्यू के बाद आर लगा रखा है। यहाँ से हमें चांस मिलेगा कि गलत हो सकता है, फिर भी एक बार क्रॉस चेक करने के लिए। ये जो है डोमिनेटेड से शुरू हो रखा है, डोमिनेटेड यानी V3 है, आगे बाई आ रखा है, पैसिव है। पैसिव कब बनाते हैं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि बी कहाँ पे आ रखी है, आपके क्यू के लास्ट में, यानी कि क्यू के बाद में क्या पेयर बनेगा आपका, एस का पेयर बन जाएगा। सो क्यू एस कौन से पार्ट में आ रखा है, इसमें आ रखा है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट। अगला आपका इनकम्पासिंग अ ग्रेट मैनी। अब जैसे ही देखा ना ग्रेट मैनी लिख दिया है भाई, इसके बाद में प्लूरल नाउन आपका आना चाहिए, इस पे एंड तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एंड इस पे नहीं कर सकते थे, ये आपका गलत हो गया। इसके अलावा कौन से में प्लूरल नाउन आ रखा है, तो आप कहोगे सर डिफरेंसेस वाले में, तो पी के बाद में एस आएगा, ये पक्की बात है, ठीक है। यहाँ पे पी के बाद में क्यू है, पी के बाद में क्यू है, ठीक है, तो आप आसानी से कह सकते हैं पी के बाद में इसी में ऐसे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे आगे। अगला है आपका सिस्टम्स ऑफ इंडिया एंड इज कंसीडर्ड। कंसीडर्ड क्या भाई, कंसीडर्ड पे छोड़ नहीं सकते हैं, पी पे एंड नहीं कर पाएंगे, चलो कोई हो भी नहीं रखा है। इसके बाद में क्यू इज पे एंड हो रहा है, इस पे वैसे भी एंड नहीं हो सकता है, आर वाला एंड अब नहीं देखेंगे। तो इज कंसीडर्ड, कंसीडर क्या किया जाता है, एक तो हमें ये पता होना चाहिए। अच्छा आगे, टू बी अ फॉर्म ऑफ एज ओल्ड एक्सपेरियंशियल विजडम, और आगे वन ऑफ द एंशिएंट कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल। अब जैसे देखा ना, आपको पता है कि वन ऑफ के आगे जो नाउन आता है फाइनली वो आपका प्लूरल आता है, यानी कि यहाँ के आगे अभी नाउन आना होगा, वो नाउन कैसा होगा आपका, प्लूरल होगा। और प्लूरल नाउन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, पी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। पक्की बात है कि एस के बाद में पी आएगा, भाई एस के बाद में पी यहाँ पे आ रखा है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला आपका क्वेश्चन, अच्छा अब देखो आप क्या जाएंगे PQRS जो पैरा जंबल वाले होते हैं, सेंटेंस जंबल वाले आपने देखा कैसे चुटकियों में हम सॉल्व कर सकते हैं। पैरा जंबल वाले में इतनी चुटकियों में तो नहीं कर पाते, थोड़ा सा टाइम हमें देना पड़ता है, बिकॉज क्या है सेंटेंसेस को एक बार पढ़ना तो पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे सेंटेंस को पढ़ो, एक एक का मीनिंग निकालो, फिर मीनिंग के सीक्वेंस को देखो, नहीं, मैं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा अगेन जिनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पैरा जंबल को, सेंटेंस जंबल को, यानी पूरे PQRS को ऐसे ही सॉल्व करना सीख जाएं, आप हमारी मैराथन 3 तारीख को रैंकर्स गुरुकुल पर रात 10 बजे जो मैराथन होने वाली है उसको बिल्कुल भी मिस ना करें। साथ ही साथ में और बेहतर तरीके से सीखने के लिए हमारी किताब रामबाण आप ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, वहाँ पे ये अवेलेबल है, वहाँ पे ये सारी ट्रिक्स आपकी मेंशन करी गई हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ और एक बार खुद से आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आप इस सेंटेंस को देखते हो, देखो एक बार इंडियन डिफेंस फोर्सेस के बारे में बात कर रहा है कि अलाइन किया गया है नेशनल एजेंडा ऑफ आत्मनिर्भर भारत एंड हैव ऑलरेडी एम्बार्क्ड ऑन इन मिशन मोड, ऐसा कहा गया है। पहली बात तो दिस विल प्रोवाइड, व्हाट विल प्रोवाइड, तो जनरली हम चांस है कि पी से स्टार्ट नहीं करेंगे, अच्छा ऐसा कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है। एक चीज और देखेंगे यहाँ पे, जैसे हमने देखा क्यू सेंटेंस में दिस विल प्रोवाइड हो गया अपॉर्चुनिटी, ये देखो जनरली आपको पता है क्या करना होता है, जब भी PQRS के सेंटेंसेस खास करके जो बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं, इनमें क्या करना है आपको, क्वेश्चंस में पूरे को एक बार स्कैन करना है और कुछ कॉमन वर्ड्स हैं ना उनको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि वो कॉमन वर्ड्स हैं वही लिंक आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे ही हम स्कैनिंग करेंगे तो जल्दी जल्दी स्कैन करेंगे, ऐसे ऐसे आंखों से देखते जाएंगे, जहां हमें लगेगा कॉमन सी चीजें दिख रही हैं ये सीधे सीधे, तो वहीं पे हमें रुक जाएंगे। देखो जैसे कि एक तो इंडिजनाइजेशन आपको कॉमन सा वर्ड दिख रहा है, ठीक है, तो इंडिजनाइजेशन आपको देखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी आपका पॉजिटिव लिस्ट की बात कर रहे हैं तो लिस्ट है और वहाँ पे इंडिजनाइजेशन मेन नाउन है, तो उससे बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। एक यहाँ पे लिस्ट आ गया आपका, तो देखो यहाँ पे द लिस्ट है और यहाँ पे टू लिस्ट है। पक्की बात यह है कि क्यू के बाद में एस आएगा, के बाद में अगर एस आएगा तो यहाँ पे देखो क्यू बाद में दे रखा है, यहाँ पे देखो क्यू आपका बाद में दे रखा है, 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अच्छा इसके अलावा जब हम इसी को आगे पढ़ रहे हैं, द लिस्ट बैन ऑन इम्पोर्ट ऑफ दीज आइटम्स, अगर आइटम्स की बात कर रहे हैं तो दीज वर्ड ये आपका मेन वर्ड है, यहाँ पे भी आपको दिस हो या दीज हो या दैट हो, ये जब भी दिखेंगे इसका मतलब है आपको हिंट देंगे। दीज आइटम्स यानी कि इसके जस्ट पहली लाइन में किसी न किसी आइटम्स की बात करी होगी, तो एस से जस्ट पहले जो आएगा उसमें आइटम्स होंगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे 101 और 108 आइटम्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो एस सेंटेंस है उससे जस्ट पहले क्यू आएगा, कौन से में है, आप कहोगे एस से जस्ट पहले क्यू, इसमें यही आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ में एस में और क्यू में बहुत बड़ा गैप है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला अगर आप अपना क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, एक बार देख लेंगे आप।
और फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर फुली कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट द शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात कर रहे हैं, हैड बीन ऑप्रेस्ड, कि उनको ऑप्रेस किया गया था बाय द प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, ये कहा गया। सेंटेंस 6 ये कह रहा है। देखो ये कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जहाँ पे सेंटेंस 1 होता है, सेंटेंस 6 होता है, बीच के 4 सेंटेंसेस होते हैं और उनको आपको क्या करना है, आपस में मैच करना है। ठीक है, तो ये देखना है। देखो एक यहाँ पे ना एक बात लिखी है, वन सच प्रोविजन। किस तरीके के प्रोविजन की हम बात कर रहे हैं, तो पहले हमें प्रोविजंस की बात करनी होगी। ठीक है, और यहाँ पे लिख रखा है हमने दिस प्रोविजन फाउंड, तो दिस प्रोविजन और वन सच प्रोविजन। पक्की बात है कि क्यू के बाद में आर आएगा, तो क्यू आर आपका एक मैंडेटरी पेयर बनता है। तो यहाँ पे क्यू आर है, यहाँ पे आर क्यू है, यहाँ पे क्यू आर नहीं है, यहाँ पे क्यू आर है, तो दो आर, आप दो जगह आपके ऑप्शन बनते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, देखो वन सच प्रोविजन रिलेटेड टू द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर दीज कम्युनिटीज इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज। ठीक है, दिस प्रोविजन फाउंड प्लेस इन आर्टिकल एस में मिला इसको। ठीक है, अब देखो अब देखो एक यहाँ पर कॉन्सिक्वेंटली यानी ये फाइनल रिजल्ट को दिखा रहा है, ये तो वैसे ही लास्ट में। अब देखो यहाँ पे दे रखा है कि सिमिलरली दे रखा है, और एक दे रखा है फॉर दिस पर्पस सेवरल प्रोविजंस। यही मैं कह रहा था, वन सच प्रोविजन, ये किसी न किसी से रिलेट करेगा। यहाँ पे दे रखा है सेवरल प्रोविजंस लास्ट वाले सेंटेंस में। मैं लास्ट वाले को इसलिए रीड नहीं कर रहा था, S6 वाला दिमाग में चल रहा था कि ये लास्ट वाला होगा, लेकिन लास्ट नहीं है। तो इसका मतलब है कि पहले हम सेवरल प्रोविजंस की बात करेंगे, उनमें से एक प्रोविजन ये है, और ये प्रोविजन बेसिकली कहाँ पे फाइंड किया गया है, यहाँ पे। हम आसानी से कह सकते हैं कि आपका क्यू के पहले क्या आ जाएगा, एस का प्रयोग किया जाएगा, तो एस क्यू आर आपका सही बनेगा। तो यहाँ पे एस क्यू आर दे रखा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और कोई करेक्ट आंसर आपका नहीं बन पाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो आपका क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी एक बार आंसर मार्क करने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। मैं थोड़ा सा साइड में हूँ, पढ़ेंगे और आंसर मार्क करने का प्रयास करेंगे, फिर हम आगे देखते हैं जल्दी से। देखो भाई जल्दी जल्दी देखेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको पी में क्या दिखाई दे रहा है, दीज प्रोग्राम्स। अगर दीज प्रोग्राम्स है तो हमें पहले एक ऐसा सेंटेंस चाहिए जिसमें प्रोग्राम्स की बात कर रहे होंगे। क्या S1 में दे रखा है, आप कहोगे बिल्कुल नहीं दे रखा है। पक्की बात है, पी से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, ये भी पी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी पी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी पी से स्टार्ट हो रहा है। कायदे की बात है कि ये आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर भी हमें क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। अगर इतनी जल्दी से आंसर आ जाए तो थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। तो जैसे ही देखेंगे कि कहाँ पे प्रोग्राम्स की बात करी जा रही है, तो एक बार ये भी देख लेते हैं। लॉन्च्ड इन ये स्टार्टअप हैज रोल्ड सेवरल प्रोग्राम्स, देखिएगा सेवरल प्रोग्राम्स की बात करी जा रही है। पक्की बात है कि एस के जस्ट बाद में पी आएगा। क्या यहाँ पे ऐसा हो रखा है, अच्छा एस के जस्ट नहीं, चलो बीच में क्यू आ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले प्रोग्राम्स की बात कर ली। क्यू में इट इनविजन्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ कंट्री ऑफ जॉब क्रिएटर्स इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स। these programs are managed by a dedicated startup India team which reports to DP। यानी कि सब सही लग रहा है, सही लग रहा है, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो बाकी सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया। सेंटेंस 1 में किसी प्रोग्राम की बात नहीं थी, यहाँ पे दीज प्रोग्राम्स लिख दिया, बी से स्टार्ट नहीं कर सकते, पक्की बात है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट अगला आपका जो क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। देखो चुटकियों में आप कर पा रहे हो, वैसे सेंटेंसेस बहुत बड़े बड़े हैं, तो एक बार देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे, बाकी फिर मैं दिखाता हूँ। देख लिया, आ जाइए एक बार देखते हैं। देखो इन इंडिया द फर्स्ट लाइव स्टॉक सेंसस वाज कंडक्टेड ड्यूरिंग 1990 एंड 1920। जैसे ही आप देखते हैं कि ये आपका बेसिकली कितना है कि 1920 में। लाइव स्टॉक का मतलब होता है ये जो आपके पशु वगैरह होते हैं ना, उनका जो सेंसस होता है, गिनती जो होती है उनकी, उसकी बात कर रहे हैं। अब देखो ये फॉर द फर्स्ट टाइम डाटा वाज कलेक्टेड थ्रू टैबलेट कंप्यूटर्स, कब, यानी कि ये जो कहा गया है सेंटेंस 6, इसमें कहा गया कि पहली बार डाटा कलेक्ट किया गया कब, यानी कि किसी एक सेंसस की पहले हम बात करेंगे और फिर उस सेंसस में क्या डाटा इस तरीके से कलेक्ट किया गया ये हम बताएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे द 20th लाइव स्टॉक सेंसस, यानी कि चांसेस हैं कि क्यू जो है अंतिम सेंटेंस हो और इसके बाद में S6 आ जाए। ये पहली बार चांसेस बता रहे हैं हम बस। आगे सिंस इट्स इंसेप्शन, इसकी शुरुआत से ही इसको क्वाइनिक्यूरियली का मतलब होता है हर 5 साल पे स्टेट्स और यूटी के द्वारा किया जाता है, और यहाँ पे बता ही दिया कि 5 साल पे होता है, तो इसके जस्ट बाद हम इसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक अब तक हमने किसी एक डेफिनेट की बात नहीं करी है। इसके अलावा द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंसस, यानी कि इसी सेंसस की बात कर रहे हैं, यानी कि एक जो सेंसस की बात करी है वो बेसिकली कौन सा है, 20th लाइव स्टॉक सेंसस। इसको कंडक्ट किया गया था पार्टिसिपेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, यानी कि ये जो आपका है ये एक डेफिनेट की बात कर रहा है, और इसी के दौरान फॉर द फर्स्ट टाइम डाटा वाज कलेक्टेड थ्रू टैबलेट कंप्यूटर्स विच रिड्यूस द टाइम गैप इन डाटा कलेक्शन, डाटा प्रोसेसिंग एंड रिपोर्ट जनरेशन। पक्की बात है क्यू पे एंड होगा। कितने ऑप्शन क्यू पे एंड हो रहे हैं, यही है, यानी कि आंसर यही है। फिर भी एक बार हमें क्रॉस चेक कर लेना चाहिए,
क्रॉस चेक फिर भी एक बार कर लेना चाहिए। तो क्रॉस चेक करने के लिए एक बार पढ़ के देख लीजिए। पहले कहा है कि लाइव स्टॉक सेंसस तब से होता है जब से इसका इंसेप्शन यानी शुरुआत हुई है, इसको 5 साल पे किया जा रहा है स्टेट और यूटीज के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा फिर ये कह दिया गया है कि ये आर सेंटेंस में कि ये जो 5 ईयरली सेंसस है ये ओनली सोर्स है जो कि इंफॉर्मेशन देता है बेसिकली वेरियस स्पेसीज और एनिमल्स की और पोल्ट्री बर्ड्स की। इसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव बता दिया, फिर बता दिया कि जो 20वां था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेशन किया और बता दिया कि इस टाइम पे पहली बार ऐसा हुआ। आसानी से मैंने फिर कहा है कि कहाँ से आपने हिंट मिला कि ये जो है कि पहली बार ऐसा किया गया। देखो 1920 1900 वहां तक, वैसे भी ये देखिएगा 20th सेंसस की बात कर रहे हैं तो आप खुद से देखिए ना कि तब से लेके अब तक जो जितने सेंसस हुए उनमें 20 ही हुए, क्योंकि लगभग टाइम कितना हो गया 100 साल, और हर 5 साल पे हो रहा है यानी कि 20 हुए, यानी कि जो सबसे लेटेस्ट वाला सेंसस है उसकी यहाँ पे बात करी गई है और वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट बन जाएगा। सो ये लेटेस्ट है, लेटेस्ट वाला आपका इसके साथ जोड़ देंगे। और क्योंकि 1919 1920 के टाइम पे तो ऐसा हम कह नहीं सकते कि टैबलेट और कंप्यूटर यूज करे जा रहे होंगे, तब तो होते ही नहीं थे, तो इसका मतलब है कि ये वाला सबसे लास्ट वाले को डिस्क्राइब कर रहा है, तो सबसे लास्ट वाला पहले लिखेंगे फिर इसको डिस्क्राइब करेंगे, यानी कि क्यूब पे एंड करते हुए फिर S6 लिखेंगे। तो आसानी से आप, तो वैसे बहुत जल्दी मार सकते थे, मुझे एक्सप्लेन करना है आपको, अपनी बात को जस्टिफाई भी करना है, इसीलिए मुझे यहाँ पे टाइम लगेगा इस बात को समझाने में, लेकिन पेपर के दौरान आप एकदम सेकंड्स के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते थे, ठीक है। बाकी मेरे भाई बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे वीडियो पॉज करके, फिर हम इसको कराते हैं कि कैसे इसको कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कहा गया है इंडिया हैज बीन अ वेलफेयर स्टेट। ध्यान दीजिएगा टेंस पे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि PQRS के क्वेश्चंस हो इनमें टेंस वगैरह से काफी हेल्प मिल जाती है, ठीक है। सो एक जगह पे हैज बीन दे रखा है और जो लास्ट आपका S6 है अगर वहां देखें हम, तो यहाँ पे कहा गया है कि इंडिया हैज बीन, मतलब इंडिया हैज बीन अ वेलफेयर स्टेट सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से अब तक वेलफेयर स्टेट रहा है। अगर आगे देखें S6 जो है, जो लास्ट सेंटेंस हमारा बनेगा वो कह रहा है कि एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीजेस एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइडिंग अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ वर द बेसिक प्रेमाइज अपॉन विच ऑल द प्लान्स ऑफ द डेवलपमेंट वर बिल्ट। जैसे ही देखोगे यहाँ भी वर आ रखा है, यहाँ भी वर आ रखा है, यानी कि हम इजीली ये कह सकते हैं मेरे भाई कि आपका जो टेंस है वो कहीं ना कहीं किसका यूज हो रहा है, पास्ट का यूज हो रहा है। तो यहाँ पे पास्ट है और यहाँ पे आपका प्रेजेंट था, तो प्रेजेंट से पास्ट में गए हैं। और जब भी अगर हम ऐसा देख पा रहे हैं कि प्रेजेंट से पास्ट में गए, तो अब हमें जो बाकी के 4 सेंटेंसेस हैं उनमें भी टेंस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टेंस हमारा बदल रहा है। कहाँ से बदल रहा है इस चीज पे ध्यान देंगे। द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हैव बीन, ये तो प्रेजेंट में ही चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल गवर्नमेंट एंडेवर्स हैज बीन, यानी कि ये भी प्रेजेंट में चल रहा है। इट वॉज, ये पास्ट में पहुंच गया है। इंश्योरिंग रूरल वेलफेयर हैज बीन, एक तो यहाँ से हमें हिंट मिल जाती है कि अगर हमारा टेंस बदला है तो वो कहीं ना कहीं आर से बदला होगा, तो आर आपका अंत में आएगा और उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, S6 आ जाएगा। कितने ऑप्शंस आर पे एंड हो रहे हैं, तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो एकमात्र ऑप्शन ये है, ये आपका, तो ये आपका एंड होता है किस पे, आर पे। देखो जनरली जब हम कोई बड़ा लेख लिख रहे होते हैं उसमें हम ऐसा नहीं करते हैं कि एक लाइन प्रेजेंट में अगली पास्ट में, एक प्रेजेंट में एक पास्ट में, नहीं। अगर हम कोई प्रेजेंट की बात कहना चाह रहे होते हैं तो उससे कनेक्टेड सारी बातें प्रेजेंट में कही जाती हैं, फिर अचानक से हमें याद आता है कि ऐसा हमने क्यों किया था, तो हम पास्ट में चले जाते हैं, और पास्ट में चले जाते हैं तो फिर कुछ बातें हम पास्ट की कहते हैं। ये नहीं करेंगे कि अभी प्रेजेंट कहा फिर पास्ट कह दिया, फिर प्रेजेंट कह दिया फिर पास्ट कह दिया। तो यहाँ से हम एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए आसानी से कह सकते हैं कि करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाकी एक बार चेक भी कर लेते हैं। ये ऐसी चीजें जब इतनी जल्दी आंसर आ जाए तो हमें चेक भी कर लेना चाहिए, ठीक है। इंडिया हैज बीन अ वेलफेयर स्टेट सिंस इंडिपेंडेंस, फिर आपका आगे कौन सा क्यू से बनना चाहिए, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल गवर्नमेंट एंडेवर्स जो है वो क्या रहा है, वेलफेयर ऑफ रूरल पॉपुलेशन। तो हम कह सकते हैं वेलफेयर स्टेट रहा है, फिर कह रहे हैं वेलफेयर किसका करना है, रूरल पॉपुलेशन का करना है। बात एकदम कंसिस्टेंसी के साथ आगे जा रही है। अगर पी को देखें तो वो कह रहा है कि जो पॉलिसीज हैं और प्रोग्राम्स हैं हैव बीन डिजाइंड विद द एम ऑफ एलिविएशन ऑफ रूरल पॉवर्टी। यहाँ पर रूरल पॉपुलेशन की बात कर ली, अब उनकी पॉवर्टी को मिटाने की बात कर रहे हैं, ठीक बात है, यहाँ तक चल रही है। इसके अलावा इंश्योरिंग रूरल वेलफेयर, अब देखो अगेन रूरल वेलफेयर पे चल रहे हैं, यानी कि सारा रूरल की ही बात करिए तो इन तीनों में रूरल की बात कर ली। फिर हम आगे जाके कह रहे हैं कि इट वाज रियलाइज्ड, ऐसा रियलाइज किया गया था दैट अ सस्टेनेबल स्ट्रेटजी ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन हैज टू बी बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इटसेल्फ। ग्रोथ में ही ऐसा कुछ होना चाहिए कि मतलब प्रोसेस ऑफ ग्रोथ में ही कि आपकी जो पॉवर्टी है वो कम हो जाए, और इसीलिए क्या किया गया कि एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, ignorance, diseases and inequality of opportunities and providing a better quality of life were the basic premise upon which all the plans of the development were built। यानी कि यहाँ से पास्ट में ये रियलाइज किया गया था और इन सब चीजों पर आपके प्लान्स बिल्ड थे, यानी कि प्रॉपर कंसिस्टेंसी बन रही है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखो यहाँ पे देखेंगे, एक बार खुद से अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे, फिर मैं बता दूंगा। देखो क्वेश्चन हमने कुछ सेकंड्स में कर दिया था, बस क्रॉस चेक करने में, आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लिया है। देखिएगा यहाँ पे, कोविड-19 पैंडेमिक थ्रू अ लॉट ऑफ चैलेंजेस ऑन द एंटायर इकोनॉमी। कोविड-19 की बात करिए, S6 हम पढ़ लेते हैं, इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस नीड। विच नीड, यहाँ पे एक नीड की बात की गई है, यानी कि कोई जो लास्ट सेंटेंस है आपका, एस सेंटेंस है, उसमें किसी नीड को हमने बता रखा होगा, ठीक है सर। तो देखेंगे, द माइग्रेशन टुक प्लेस ड्यू टू द टेम्पररी शटिंग डाउन। द माइग्रेशन यानी कि पहले हमें माइग्रेशन के बारे में बताना होगा। अच्छा, दीज अर्बन माइग्रेंट्स, कौन से अर्बन माइग्रेंट्स, तो दीज अर्बन माइग्रेंट्स यानी इससे पहले हमें कुछ बात करनी पड़ेगी माइग्रेशन की, ठीक है। हैंस दे नीड, दे यानी कि कौन, इसकी भी हमें बात करनी पड़ेगी। आर में देखेंगे, द बिगेस्ट चैलेंज वाज रिवर्स माइग्रेशन, यहाँ पे माइग्रेशन की बात करी गई है, ठीक है, ऑफ अर्बन माइग्रेंट्स, यहाँ पे माइग्रेंट्स की बात की गई है। यहाँ से हम एक चीज आसानी से कह सकते हैं कि देखो, दीज अर्बन माइग्रेंट्स जो है वो सामान्यतः किसके बाद में आएगा, आर के जस्ट बाद में आ जाना चाहिए। बाकी देखो आर से शुरुआत होगी, क्योंकि बाकी सब में द माइग्रेशन है, दे है, यहाँ पे दीज है। आर से शुरू होने वाले कितने ऑप्शन है आपके, फिर से बता देता हूँ कि आर जो है पी से पहले इसलिए आएगा, दीज अर्बन माइग्रेंट्स है, तो पहले इनकी बात करी जाएगी। क्यू से पहले आर इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे दे है, इसका मतलब है यहाँ पे ये भी स्टार्टिंग में नहीं आएगा, और यहाँ पे द माइग्रेशन है इसीलिए ये भी स्टार्टिंग में नहीं आएगा। रिवर्स माइग्रेशन पहली बात होगी, यानी पक्का आर से स्टार्ट होगा। अगर आर से स्टार्ट होगा तो एकमात्र ऑप्शन आपका डी है, यही आपका क्या बन जाएगा सर, करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इससे बेहतरीन तरीका आपको कहीं मिलेगा नहीं। फिर बता देता हूँ आपको एक बार कि अगर आपको इस तरीके से ही ट्रिक्स के माध्यम से ही सारे PQRS करने हैं, तो रैंकर्स गुरुकुल पे हमारी एक मैराथन आने वाली है 3 तारीख रात्रि 10 बजे से, जिसके अंदर आपको ये सारी ट्रिक्स सिखाएंगे। आपको पढ़ के बहुत मजा आएगा भाई, मेरे मजा इतना आएगा कि आप दोबारा कभी PQRS में अटकोगे नहीं। बाकी आप ये भी अगर बुक से पढ़ना चाहते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन क्रांति या फिर इंग्लिश रामबाण परचेज करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आ जाइए सर, देखो अगला जो क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि PTI की बात की गई है। एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग कोऑपरेटिव है, owned by the country's newspapers with a mandate to provide effective and unbiased news to all subscribers। ये यहाँ पे कहा गया है। S6 कह रहा है, increasingly more and more subscribers are opting for satellite reception, यानी कि इससे पहले हमें सैटेलाइट रिसेप्शन की बात करी गई होगी। अब देखिएगा, इट ऑफर्स इट्स न्यूज सर्विसेज इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। अब देखो इंग्लिश हिंदी की यहाँ पे बात की है, यहाँ पे सैटेलाइट की बात नहीं हुई है, ठीक है। तो ओवर 500 न्यूज़पेपर्स एंड सेवरल न्यूज सर्विसेज सब्सक्राइब टू PTI इंक्लूडिंग मैनी ओवरसीज। तो यहाँ पे भी सैटेलाइट की बात नहीं है। PTI नाउ हैज इट्स ओन सैटेलाइट डिलीवरी सिस्टम। यहाँ से हमें एक हिंट ये मिल सकता है कि लास्ट में आपका आर आना चाहिए S6 के पहले, ठीक है। दूसरा आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पे देखो इंग्लिश हिंदी की बात की है, PTI की बात कर ली, और हिंदी इंग्लिश का हमने बताया, और यहाँ से हमने तुरंत देखा कि हिंदी लैंग्वेज की बात करी, और फिर बताया कि भाषा जो है इज द हिंदी लैंग्वेज न्यूज सर्विस। यानी कि आसानी से कह सकते हैं कि पी के जस्ट बाद में एस आपका ना मैंडेटरी है। तो देखो यहाँ पे PS है लेकिन यहाँ पे SP है, यहाँ पे PS है लेकिन यहाँ पे SP है, 2 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गए। दूसरा मैंने अभी आपको बताया था कि सैटेलाइट की बात हमने करी है, और उसके बाद में सैटेलाइट को जो सब्सक्राइब कर रहे हैं उनकी बात की है S6 में, यानी कि R लास्ट में आएगा। इनमें से कौन से में R लास्ट में, आप कहोगे सर इसमें तो Q लास्ट में, ये तो नहीं बनेगा, इसका मतलब है B ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत ईजिली। आप आर को लास्ट करके अगर सिर्फ यही हिंट लेके भी चले होते तो आर कितने ऑप्शन में लास्ट में था, एकमात्र ऑप्शन में आर लास्ट में था, दैट इज ऑप्शन बी, और यही आपका सीधे सीधे करेक्ट आंसर बन सकता था। इतने इजी तरीके से आप कर सकते हैं, जस्ट आपको जरूरत है कुछ कुछ हिंट, और हिंट ढूंढने के लिए मैंने आपको स्टेप्स बताए। वर्ब टेंस का हमेशा ध्यान रखें, इसके अलावा हमेशा ध्यान रखें कॉमन वर्ड्स इज द की, ठीक है, वही की है आपकी। आगे देखेंगे, अब देखो अगला क्वेश्चन है, एक बार मैं थोड़ा सा साइड में हूँ और आप जल्दी से करने का करेंगे प्रयास। कर लिया वीडियो पॉज करके, अब आ जाते हैं, समझा देते हैं आपको। द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि NSD वॉज सेटअप बाय द संगीत नाटक अकेडमी इन 1959। जैसे ही हमने बात करा संगीत नाटक अकेडमी की बात कर रहे हैं, तो देखो द NSD हैज प्रमोटेड चिल्ड्रंस थिएटर एज वेल, ठीक है, 1959 में इसको सेटअप किया था। देखो P सेंटेंस शुरू हुआ पोस्ट एडमिशन, यानी कि इससे पहले हमने एडमिशन की कहीं ना कहीं बात की होगी। एडमिशन के बाद में हम बता रहे हैं कि ये होता है, तो इससे पहले पक्का एडमिशन की बात करी गई होगी। और Q सेंटेंस कह रहा है द एलिजिबल एप्लीकेंट्स फॉर एडमिशन, यहाँ पे पता है कि एलिजिबिलिटी क्या है, आर स्क्रीन थ्रू 2 स्टेजेस, यानी कि पक्की बात है कि Q को आप पहले लिखोगे और P को आप बाद में लिखोगे। यहाँ पे आप देखोगे कि P पहले लिख दिया है आपने, यहाँ पे Q पहले है P बाद में है, यहाँ पे देखोगे Q पहले है P बाद में है, यहाँ पे देखोगे P पहले है Q बाद में है। आपके 2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं इतनी आसानी से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे Q को द एलिजिबल एप्लीकेंट्स, ठीक है, और
अगर इसके देखेंगे एडमिशन की बात करेंगे तो एडमिशन के तुरंत बाद में हमें ये बताना चाहिए कि एनएसडी में क्या करना होता है। यानी कि क्यू और पी ना एक्चुअल में न सिर्फ एक के बाद आएगा बल्कि में एक मैंडेटरी पेयर भी है। अगर पेयर देखें तो इसमें तो पेयर बन नहीं रहा है, इसका मतलब है पेयर किसमें, इसमें बन रखा है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक बार फिर भी क्रॉस चेक अगर करना चाहें तो हम आसानी से कह सकते हैं कि देखो ये जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है ये 1975 में बन गया, क्या ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन बन गया था। इसके बाद में ऑब्जेक्टिव एनएसडी का ये रहा है कि ये ट्रेन करता है स्टूडेंट्स को इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ थिएटर। ठीक है, तो आसानी से हम बना सकते हैं। कितना आसान रहा, सिर्फ क्यूपी को हमने पेयर बनाया, आसानी से आपका आंसर 1 मिनट नहीं 5 से 7 सेकंड में आप आंसर मार्क कर सकते हो। देखिएगा, देखो ये जो पैसेज है बताया गया है, गगनयान इज अ नेशनल प्रोग्राम वेयर इन इसरो इज लिवरेजिंग द डोमेन एक्सपर्टाइज ऑफ वेरियस एजेंसीज फॉर एक्सपीडाइटिंग इट्स एग्जीक्यूशन। कहा गया है कि गगनयान के बारे में बात करेगी। अगर सिक्स्थ सेंटेंस देखेंगे तो इट विल ले द फाउंडेशन फॉर अ सस्टेन्ड इंडियन ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम इन द लॉन्ग रन। अब देखो ये एक मतलब एक तरीके से कहा गया है कि ये फाउंडेशन ले करेगा, ठीक है, सस्टेन्ड इंडियन ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। अब जैसे ही आप पी सेंटेंस में जाते हो, विद दिस प्रोग्राम लिख रखा है, अ न्यू वर्टिकल हैज बीन क्रिएटेड, यहाँ से शुरू हो सकता है ना भी शुरू हो। द गगनयान प्रोग्राम मार्क्स एंड इन्फ्लेक्शन, तो यहाँ से अब देखेंगे कि लिख रखा है इन्फ्लेक्शन पॉइंट की बात कर रखी है, और यहाँ पे लिख रखा है दिस न्यू वर्टिकल। जैसे ही आपको ये दिखता है ना दिस न्यू वर्टिकल, तो भाई ये किसी न किसी से तो रिलेट हो रहा होगा। अब ये किससे रिलेट हो रहा है ये आपको समझना है, देखना है। दिस न्यू वर्टिकल यहाँ पे है और अ न्यू वर्टिकल यहाँ पे। पक्की बात है मेरे भाई कि पी के साथ में आपका आर का पेयर बनेगा। पी और आर का क्या बन जाएगा, एक पेयर बन जाएगा, मैंडेटरी पेयर है। तो यहाँ पे देखोगे पी आर का पेयर है, यहाँ पे पी आर का पेयर नहीं है, यहाँ पे आप कहोगे सर पी आर का पेयर है। अब दो ऑप्शन में है, अब इन दोनों में क्या देखना है आपको कि शुरुआत में क्यू आएगा या शुरुआत में एस आएगा। यहाँ पे क्यू में दे रखा है कि द गगनयान प्रोग्राम, और एस में दे रखा है अ न्यू इसरो सेंटर। बात बताइएगा, पहले आप इसरो सेंटर को खोल दो, पहले गगनयान की बात करो, फिर इसरो सेंटर खोल दो, फिर गगनयान पे आ जाओ, ऐसा करते हैं जनरली, या पहले गगनयान की हम बात कर रहे हैं। गगनयान के बारे में हमने बताया कि जो प्रोग्राम है ये मार्क करता है एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन द ग्रोथ प्रोफाइल ऑफ इंडिया स्पेस एंडेवर। और फिर हम कहते हैं कि भाई जो ये जो प्रोग्राम है इसके साथ में एक नया वर्टिकल क्रिएट हो जाता है इसरो के अंदर ही। वैसे भी आप देखोगे टू स्टीयर इट्स दिस ग्रोथ, और दिस न्यू वर्टिकल इनविसाज करता है क्या, अंडरटेकिंग द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट फॉर टू लो अर्थ ऑर्बिट इन द शॉर्ट टर्म। देखो एक चीज देखेंगे, विद दिस प्रोग्राम अ न्यू वर्टिकल हैज बीन, पहले ये वर्टिकल क्रिएट होगा और फिर हमें ये बताना चाहिए कि अ न्यू इसरो सेंटर ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट सेंटर हैज बीन फॉर्म्ड फॉर लो अर्थ प्रोग्राम। वैसे भी आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखने वाली बात जो वो ये है कि दिस प्रोग्राम अगर लिखा है तो इसका मतलब है इससे जस्ट पहली लाइन में हमने प्रोग्राम की बात करी होगी। इसका मतलब है कि पी के जस्ट पहले अगर मैं भाई आपका क्यू को रखूं तो प्रोग्राम की बात आ पा रही है। पी में दिस प्रोग्राम लिखा हुआ है तो क्यू में दिस प्रोग्राम है तो आ सकता है, लेकिन एस में तो कोई प्रोग्राम की बात नहीं की, तो पी से जस्ट पहले एस को रखना सही बात नहीं है। दूसरा, वैसे भी मैंने बताया था अगर गगनयान की बात कर रहे हैं तो गगनयान की बात करते रहो, इसका मतलब है क्यू पहले आएगा और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से समझेंगे एस पहले मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि एस में एक नई चीज की बात करी गई है, उसको नहीं। बाकी दूसरा तरीका मैंने ये बताया कि दिस प्रोग्राम अगर लिखा है तो इसके जस्ट पहले वाले सेंटेंस में प्रोग्राम को हमने मेंशन किया होगा, क्योंकि क्यू में मेंशन किया है ना कि एस में, तो पी के पहले क्यू आना चाहिए ना कि एस। आगे देखेंगे पी क्यू आर एस का अगला आपका क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ और आप इस क्वेश्चन को आंसर करने का प्रयास करेंगे, जो पॉज करेंगे और जल्दी से देखेंगे और आगे बढ़ेंगे फटाफट से। देखिएगा, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन, अच्छा जी। द रोल ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है जी, ये S6 हो गया। यहाँ पे देखेंगे द डिपार्टमेंट, अब देखो जैसे ही अब ये तो S6 है तो डिपार्टमेंट इसकी तो बात अभी आई नहीं, ये तो बाद में आना है। तो द डिपार्टमेंट अगर लिखा है यानी कि पी को हम तभी लिख पाएंगे जब कोई ऐसा सेंटेंस लिखे उसमें डिपार्टमेंट के बारे में हमने बात करी हो, क्योंकि द डिपार्टमेंट से तो समझ ही नहीं आएगा कौन सा डिपार्टमेंट। अब आप देखोगे यूथ रिप्रेजेंट्स, इसमें डिपार्टमेंट की बात नहीं है, इससे हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। टू ऑप्टिमली टैप देयर कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव एनर्जीज द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स। आप यहाँ कह सकते हो कि सर इस वाले में हमने डिपार्टमेंट को मेंशन करा है। पक्की बात यह है कि पी से पहले आपका आर का आना मैंडेटरी है, जरूरी नहीं है कि पेयर बनाए लेकिन आएगा जरूर। तो आप देखोगे पी से पहले आर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पी को पहले लिख दिया है, यहाँ पे आपका आर पहले है, यहाँ पे आपका आर पहले है, और यहाँ पे आपका पी से पहले आर नहीं है। दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं।
अब जो दो ऑप्शन बचे हैं, एक क्यू से स्टार्ट होता है और एक आर से स्टार्ट होता है। अच्छा सर एक चीज और देखेंगे, ठीक है, एक क्यू से स्टार्ट हो रहा है और एक आपका आर से स्टार्ट हो रहा है। आर क्या है, टू ऑप्टिमली टैप देयर कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव एनर्जीज द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स। अब देखो जो S6 है एक बार उससे भी देख लेते हैं, यहाँ पे द रोल ऑफ डिपार्टमेंट की बात करी गई है। एक बात बताइएगा, पहले हमने कहा था कि इंडिया में यूथ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, अब उसके बाद में हमें यही तो बताना चाहिए कि यूथ जो है वो रिप्रेजेंट करता है मोस्ट डायनेमिक एंड वाइब्रेंट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। तो हमें सबसे पहले कहीं ना कहीं क्यू की बात करनी चाहिए। अगर क्यू की बात करनी चाहिए हमें, इसका मतलब है क्यू से हमें शुरुआत कर देनी चाहिए, क्यू को हमें एंड के लिए नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये आपका एक डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस है, शुरुआत में ही आता है। आ जाइएगा। अब भाई इससे आगे 41 से लेके 45 तक आपको क्या करना है, अंडरलाइंड वर्ड है और उनकी वर्ड क्लास को आपको बताना है, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच बेसिकली बताना है। कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली तो भाई आपका एल वाई लगा रखा है, कॉमा लगा रखा है, इसका मतलब पक्का एडवर्ब है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, इसका मतलब है एडवर्ब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडजेक्टिव नहीं है क्योंकि किसी नाउन को नहीं कर रहा है, वर्ब नहीं है, नाउन नहीं है। आगे देखेंगे, हिज ओनली आंसर वाज अ ग्रंट। देखोगे आंसर आपका नाउन है, ये आपका डिटर्मिनर है, इन दोनों के बीच में शब्द आया है, ये आपका क्या बनेगा, क्या आप इसको प्रोनाउन कहोगे, जी नहीं। क्या डिटर्मिनर कहोगे, डबल डिटर्मिनर्स का यूज नहीं करा जाता है, ओनली आपका डिटर्मिनर नहीं होगा। क्या इसको भी नाउन कह दोगे, जी नहीं, आपका ये एडजेक्टिव बन जाएगा। कुछ बच्चों को डाउट हो सकता था अगर यहाँ पे एडवर्ब आता, लेकिन यहाँ पे ये एडवर्ब नहीं बन सकता। क्यों, अगर नाउन के लिए एडवर्ब आता है फोकस करने के लिए, तो डिटर्मिनर से पहले लिखा जाता है ना कि डिटर्मिनर के बाद, ठीक है। तो डिटर्मिनर और नाउन के बीच में एडजेक्टिव आया करते हैं। आगे देखेंगे, टू स्विम एवरी डे। अब टू स्विम एवरी डे इज गुड फॉर हेल्थ। अब ये आपका क्या है, तो आप आसानी से कह सकते हैं, ये देखो एडजेक्टिव नहीं है, पार्टिसिपल नहीं है, जीरन नहीं है, ये 2+V1 इन्फिनिटिव कहलाता है, ना कि आपका कुछ और। आगे देखेंगे, आई डिड नॉट टेल हिम एनीथिंग, मैंने उसको कुछ नहीं बताया, एक्सेप्ट दैट आई नीडेड द मनी, मैंने सिर्फ ये बताया कि मुझे पैसा चाहिए था। अब ये आपका एक्सेप्ट जो है वो क्या है, ये बड़ा एक मतलब थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अब इस चीज को देखेंगे और मैं आपको एक बात समझाता हूँ इसमें, ये टिपिकल सा क्वेश्चन क्यों है। आई डिड नॉट टेल हिम एनीथिंग, मैंने उसको कुछ नहीं बताया, सिर्फ क्या बताया कि भाई साहब आई नीडेड द मनी। अगर आप इस एक्सेप्ट को मान लेते हो कि सर ये एक प्रेपोजिशन, मान लेते हैं एक बार को सर ये एक प्रेपोजिशन, अब प्रीपोजिशन को क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। अगर ये प्रेपोजिशन है तो आगे दैट क्लॉज लगा रखिए। एक बात हमेशा ध्यान रखना, दैट क्लॉज कभी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। अगर यहाँ पे हम लिख देते एक्सेप्ट द फैक्ट दैट, तो आपका ये प्रेपोजिशन बन जाता, क्योंकि द फैक्ट उसका ऑब्जेक्ट बन जाता। लेकिन दैट क्लॉज इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, इसीलिए आप इसको प्रेपोजिशन की कैटेगरी में नहीं रखोगे। दूसरी बात यह है कि क्या सर ये किसी नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, आपको बता रहा है, तो एक्सेप्ट एडजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता है, ये आपका पक्का गलत हो जाता है। अब बचता है आपके सामने क्या, एडवर्ब। क्या सर हम इसको एडवर्ब मान लें, अगर ये एडवर्ब है तो ये मॉडिफाई किसको कर रहा है, किसी को भी नहीं, इसका मतलब है एडवर्ब भी नहीं है। अब आपके पास ऑप्शन बचता है कि क्या सर इसको कंजंक्शन मान लें। अब कुछ लोगों का व्यू ये होगा कि सर दैट अगर कंजंक्शन है तो दो कंजंक्शन क्यों लगाएं। मेरे भाई कायदे की बात यह है कि एक्सेप्ट और दैट दोनों मिलके एक कंजंक्शन फॉर्म करते हैं। एक्सेप्ट दैट एक कंजंक्शन होता है, ये मिलके कंजंक्शन फॉर्म करते हैं। और इनफैक्ट ये जो सेंटेंस है ये भी ऐसे, ये जो यूपीएससी वाले उठाते हैं ऑथेंटिक सोर्सेज से उठाते हैं। ये सेंटेंस जो लिया गया है 100% या तो ऑक्सफोर्ड की किसी किताब से लिया गया होगा, एक्सेप्ट दैट जैसे कंजंक्शंस को डिस्क्राइब किया जाता है, या फिर ये आपका किसी कैम्ब्रिज की किताब या डिक्शनरी से किसी से लिया गया है। मे बी लॉन्गमैन डिक्शनरी, मे बी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, मे बी आपका कैम्ब्रिज डिक्शनरी हो सकता है, इन्हीं से लिया गया होगा। 1000% मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जितनी भी इंडियन ऑथर्स हैं या इंडियन बुक्स, वहाँ पे एक्सेप्ट के बारे में कुछ नहीं बताया जाता है, बस ये कह देते हैं कि एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, और ये प्रेपोजिशन का काम करता है। इसीलिए ये सेंटेंस कहीं ना कहीं ऐसी जगह से इन्होंने पिक कर रखा है। तो एक बार आप एंट्री डाल के चेक कर लेना एक्सेप्ट, तो आपको मिल जाएगा। जब भी आप सर्च भी करोगे किसी डिक्शनरी में तो एक्सेप्ट को कंजंक्शन और प्रेपोजिशन दोनों दिखाएगा। यहाँ पे हम इसको प्रेपोजिशन क्यों नहीं कह सकते हैं वो मैंने आपको कारण बता दिया है, क्योंकि किसी भी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हम दैट क्लॉज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है कि ये कंजंक्शन का काम करे, और सिर्फ इसी केस में ये कंजंक्शन होता है और किसी केस में ये कंजंक्शन होगा भी नहीं। आ जाइए आगे देखेंगे, सी मैरिड एट 18 एंड गेव बर्थ टू हर फर्स्ट चाइल्ड शॉर्टली देयर आफ्टर। अब ये देयर आफ्टर क्या है, देखो पहली बात ये है, ये नाउन प्रोनाउन नहीं हो सकता, क्योंकि नाउन प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट होते हैं या आपके ऑब्जेक्ट होते हैं। अब ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, किसी का भी नहीं, सब्जेक्ट लास्ट में आता नहीं है। डिटर्मिनर हमेशा और हमेशा नाउन के पहले आते हैं, तो ये वो भी नहीं बनेगा।
क्या देयर आफ्टर किसी का मतलब क्वालिटी बता रहा है ना, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम को बता रहा है। नेक्स्ट देखेंगे आगे। चलो भाई आगे देखेंगे, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच का ही क्वेश्चन आपके आगे हैं 46 से लेके 50 तक। देखिएगा, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन हिज क्लास। अब हिज को आपने अंडरलाइन करा हुआ है और इसका पार्ट ऑफ स्पीच आपसे पूछा गया है। जैसे ही आप इसको देखते हैं तो आप पाओगे सबसे पहले तो ये नाउन नहीं हो सकता है, क्योंकि एक नाउन के पहले दूसरा नाउन नहीं है। इस आपका पजेसिव केस है, ये पक्की बात है। तो देखो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्या ये किसी नंबर को बता रहा है, आप कहोगे नंबर को भी नहीं बता रहा है, ये भी गलत है। कायदे की बात है क्या ये प्रोनाउन है, तो आप कहोगे सर ये प्रोनाउन भी नहीं है, तो ये भी गलत है। कायदे की बात है कि ये चारों ही गलत हैं। लेकिन अब अगर कोई ऑप्शन हमें मार्क करना है तो हम क्या करें? कुछ लोगों का मानना होगा कि एडजेक्टिव मान के इसको हिज को एडजेक्टिव वाला मार्क कर दे, लेकिन न्यूमरल नहीं है, ये तो गलत है। अब आपको मैं एक चीज और बताता हूँ। जैसे माई आपका क्या है, पजेसिव डिटर्मिनर कहो या आपका एडजेक्टिव, लेकिन माइन क्या है, प्रोनाउन होता है। ठीक है, आपका जैसे कि योर होता है वो पजेसिव डिटर्मिनर या एडजेक्टिव कहो, लेकिन ये जो योर्स होता है ये आपका प्रोनाउन होता है, पजेसिव प्रोनाउन। ऐसे ही आपका ये जो आवर है, इसको आप ये तो पजेसिव डिटर्मिनर कहो या एडजेक्टिव, लेकिन अगर आर्स लिख दिया जाए तो ये आपका पजेसिव प्रोनाउन हो जाता है। इसके साथ में क्या होता है, यही पजेसिव डिटर्मिनर है और यही पजेसिव प्रोनाउन। तो मे बी इस थॉट के साथ में, क्योंकि हिज आपका पजेसिव प्रोनाउन भी होता है, तो हो सकता है यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन आपका ऑप्शन में डाल दिया है, तो इसको ही हमें आंसर मार्क करना पड़ेगा। और हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, कायदे से यहाँ पे ऑप्शन में होना चाहिए था पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव डिटर्मिनर, क्योंकि एसएससी डिटर्मिन ये यूपीएससी सीडीएस आपका डिटर्मिनर तो अब मानता ही है कि आपने दैट वाला भी देखा, उसमें डिटर्मिनर मान रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पक्का आपका डिटर्मिनर इनको यहाँ पे देना चाहिए था। आगे देखेंगे, द माइटी रिवर। रिवर आपका नाउन है, रिवर के पहले आपका माइटी लिखा है, पक्की बात है कि आपका एडजेक्टिव होगा, नाउन की क्वालिटी को बता रहा है। अगला आपका क्वेश्चन है, द मनी विच वन अर्न्स इज नॉट द मनी फॉर हिमसेल्फ। हिमसेल्फ आपका क्या है, आप जानते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ करता है, तो नाउन नहीं होगा, प्रोनाउन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, द प्रिंसिपल सेड वी शुड ऑलवेज बी डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन्ड को के पहले ऑलवेज को मार्क कर रखा है, ना तो नाउन है ना प्रोनाउन है ना वर्ब है, क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ करता है, इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी को बताता है। द रिवर दैट फ्लोज थ्रू द विलेज इज ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी। तो रिवर आपका क्या है, नाउन है, सब्जेक्ट है, इसीलिए नाउन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे बढ़ने से पहले मैं भाई आपको बता दूं, आप बढ़िया तरीके से जैसे पीक्यूआरएस आपने देखे, बाकी चीजें आपने देखी, अगर इसी तरीके से प्यार से और सॉलिड कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, आप हमारा सीजीएल मेंस का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप इंग्लिश स्पेशल रिकॉर्डेड बैच जरूर ज्वाइन करें, बहुत अच्छा बैच है। बाकी हम आप हमारी किताब इंग्लिश रामबाण भी चेकआउट कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त कंटेंट के साथ में एक बहुत बेहतरीन आपकी किताब है इंग्लिश के लिए। आगे बढ़ेंगे भाई, बाकी जो बच्चे सारे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो हमारे कॉम्बो बैच में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें हमारे सारे अध्यापक बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से आपको चीजों को पढ़ाते हैं। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 70 तक की ये डायरेक्शन है। आप कहोगे सर 50 से बीच के 10 क्वेश्चन कहाँ गए, वो पैसेज के क्वेश्चन थे, पैसेज को हम इस वीडियो में ना डिस्कस करके या तो उसके ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे, या फिर आपके जो ऑप्शन जो सही ऑप्शन है उनको हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। ठीक है, तो बहुत लंबी वीडियो खिंच जाएगी नहीं तो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छा है कंटेंट इसमें पहले से ही। तो देखेंगे भाई, फिल इन द ब्लैंक आपका दे रखा है, बेसिकली 4 ऑप्शंस दिए, ब्लैंक स्पेस को फिल करना है। आई सॉ नंदिनी डैश सी वॉज वेटिंग फॉर द बस। जैसे आप देखोगे दो क्लॉज हैं, दो क्लॉज हैं तो कंजंक्शन आना चाहिए। डूइंग एक प्रेपोजिशन है, ऑन एक प्रेपोजिशन है, और भी टाइम के सेंस में प्रेपोजिशन ही होता है, वाइल आपका कंजंक्शन, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, दिस सॉस हैज टू बी यूज्ड डैश 23 सितंबर। ये आपका क्या बता रहा है, टाइमलाइन, टाइम की डेडलाइन दे रहा है। डेडलाइन ऑफ टाइम को दिखाने के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं, फॉर पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है, इनटू आपका मूवमेंट को दिखाता है किसी चीज के अंदर, और विथ आपका अकंपनी करने को दिखाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, आई विल बी वर्किंग ऑन दिस रिपोर्ट डैश 10:30 PM। अब ये भी अगेन आपका क्या है कि मैं 10:30 तक आपका कर रहा हूँ, तो आप देखोगे ये भी डेडलाइन ऑफ टाइम है। देखो एक चीज होती है कि कोई काम कब तक हो जाएगा, और एक होता है कोई काम कब तक कंटिन्यू रहेगा। जब आपको ये वाली डेडलाइन देनी चाहिए कि ये काम इससे पहले हो जाएगा, और ये तो बाई लगाते हैं। अगर ये कहना हो कि ये काम तब तक चलता रहेगा, या फिर ये काम जब तक नहीं हो पाएगा, अगर ऐसा कहना हो तो आपको टिल या अंटिल का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे अंटिल आपका दे रखा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी ऑप्शन एलिमिनेशन से भी जाना हो तो एक पॉइंट ऑफ टाइम को ड्यूरिंग से नहीं दिखा सकते, सिंस से हम तब दिखाते जब हमारा प्रेजेंट का टेंस होता, कभी भी फ्यूचर के टेंस में हम सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं, और इन आपका बेसिकली पॉइंट ऑफ टाइम को नहीं दिखाता है। नेक्स्ट देखेंगे आगे, अगला आपका क्वेश्चन है, आई हैव डैश एनर्जी लेफ्ट टू कंप्लीट द वर्क।
जैसे ही देखोगे एनर्जी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो फ्यू का प्रयोग नहीं हो सकता, मैनी का नहीं हो सकता है। दूसरा पॉजिटिव सेंटेंस में आप एनी का प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए लिटिल का प्रयोग आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है आई हैड डैश ट्रबल फाइंडिंग द हाउस। सेम वही कॉन्सेप्ट, ट्रबल आपका अनकाउंटेबल नाउन है। आप में से कुछ बच्चों को लग सकता है सर ट्रबल्स भी कह देते हैं हम। मेरे भाई यहाँ पे देखोगे तो सिंगुलर फॉर्म में तो अनकाउंटेबल मान के ही चलेंगे, इसीलिए फ्यू का प्रयोग नहीं कर सकते, ऑल का प्रयोग नहीं कर सकते, एनी पॉजिटिव सेंटेंस है नहीं कर सकते, तो सम ट्रबल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है डैश ऑफ दीज ऑफिसर्स आर वेरी वेल ट्रेंड। जैसे ही देखोगे ऑफिसर्स को गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, तो मच नहीं आ सकता है। नॉट ऑफ जैसा कोई फ्रेज नहीं होता है, या तो आप कहोगे वन ऑफ लगा दो या मोस्ट ऑफ। वन ऑफ अगर लगाओगे तो आगे वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए थी जो कि प्लूरल है, तो आप ये नहीं लगा सकते, तो मोस्ट ऑफ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है आई डोंट लाइक गोइंग टू डैश द डैश डेंटिस्ट। जैसे ही देखोगे भाई, आपको जैसे हमने अपनी किताब में भी ये पॉइंट बड़े अच्छे से समझाया हुआ है, कुछ चीजें ऐसे होती हैं जैसे कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, इन लोगों को हम जनरली जो अपने प्रोफेशन के एक्सपर्ट होते हैं, जो प्रोफेशन को दिखाते हैं शब्द, उनके साथ में आर्टिकल द का प्रयोग कर लेते हैं, बेशक किसी एक डेफिनेट के पास ना भी जा रहे हो। तो आप कहोगे कि यहाँ पे देखो एन तो डेंटिस्ट वैसे भी नहीं आ सकता है, दीज डेंटिस्ट आ नहीं सकता है, डेंटिस्ट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बिना आर्टिकल के आ नहीं सकता, द डेंटिस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए दे प्लेस्ड द अफ्रीकन एलिफेंट डैश देयर इंडेंजर्ड लिस्ट। अब देखो सबसे पहली बात है कि लिस्ट के लिए एट प्रेपोजिशन और अबाउट प्रेपोजिशन का कोई सेंस नहीं है। ऑन द लिस्ट भी होता है और इन द लिस्ट भी होता है। इसी चीज की अगर पोजीशन को आपको दिखाना है कि कोई चीज किस में है, तो आप इन द लिस्ट कह सकते हो और ऑन द लिस्ट भी कह सकते हो। लेकिन अगर किसी चीज को प्लेस करना है आपको किसी लिस्ट में, तो सिर्फ और सिर्फ ऑन प्रेपोजिशन का यूज किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि दे प्लेस्ड द अफ्रीकन एलिफेंट ऑन देयर इंडेंजर्ड लिस्ट। तो इस चीज का विशेष ध्यान देंगे, तो प्लेस वर्ब आ जाए, पुट वर्ब आ जाए, तो इनके साथ में ऑन आएगा ना कि इन। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है डैश ट्रेवल इंडस्ट्री इज चेंजिंग रैपिडली। अब देखो ट्रेवल इंडस्ट्री ऐसा तो है नहीं कि 50-60 ट्रेवल इंडस्ट्री है, उनमें से कोई एक चेंज हो रहा है, नहीं। तो इनडेफिनिट आपका सेंस नहीं है, जनरल सेंस नहीं है, आपकी डेफिनिट है, एक ट्रेवल एजेंसी की बात करना है, सो द ट्रेवल इंडस्ट्री। तो एजेंसी होता तो फिर बेसिकली ए बन जाता कि एक एजेंसी चेंज हो रही है, लेकिन ट्रेवल इंडस्ट्री एक डेफिनेट इंडस्ट्री है, इसीलिए द आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है सी इज डैश एमपी फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान में एक एमपी है, बहुत सारे, आप कहोगे राजस्थान में तो कई सारे एमपी है, उनमें से एक ये है। अगर एक ये है तो एनी नहीं लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस आपका नेगेटिव नहीं है, नो आर्टिकल नहीं आ जाएगा क्योंकि आपका एमपी के साथ में आर्टिकल तो आएगा, और क्योंकि एमपी का जो साउंड है वो ऐसे है, एमपी, इसको मप नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे, एमपी। एमपी का साउंड में वॉवल से शुरुआत है, इसलिए एन एमपी लिखना सही होगा, ना कि ए एमपी। क्वेश्चन नंबर 70 से और 71 से 80 तक के क्वेश्चंस में ये आपके एरर डिटेक्शन के बेसिकली क्वेश्चंस हैं, और देखेंगे एक बार एरर डिटेक्शन में कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। एवरीथिंग व्हाट हैपेंड वाज बिकॉज ऑफ माय एक्शंस। जैसे ही आप इस सेंटेंस को देखते हो, सबसे पहले आपको ध्यान आएगा रिलेटिव प्रोनाउन का एक कॉन्सेप्ट होता है मेरे दोस्त, जिसमें एक होता है आपका दैट और एक होता है आपका व्हाट। इसको बड़े डिटेल में हमने पढ़ा रखा है यूट्यूब पे भी और हर जगह, ठीक है। तो व्हाट में और दैट में फर्क क्या होता है, इस दैट के साथ में हमेशा और हमेशा एंटीसीडेंट लिखा जाता है, ठीक है, क्या लिखा जाता है, एंटीसीडेंट। और ये जो व्हाट है, इसके पहले एंटीसीडेंट को लिखना शास्त्रों में पाप बताया गया है ना, तो आप आसानी से ये कह सकते हो कि सर इसके साथ में क्योंकि एंटीसीडेंट नहीं आता है, तो इसका मतलब है ये आपका गलत हो जाएगा, एंटीसीडेंट ना आने की वजह से ये गलत है। और अब व्हाट है और यहाँ पे एवरीथिंग लिख रखा है, एवरीथिंग क्या है, एंटीसीडेंट है, इसका मतलब है व्हाट को लिखना यहाँ पे गलत है, इम्प्रॉपर है, यहाँ पे पड़ेगी व्हाट की जगह पे दैट आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे मेरे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आपका, सम पीपल कुड राइट वेल व्हाइल अदर्स डिड नॉट। सेंटेंस को सबसे पहले पढ़ेंगे, सम पीपल सब्जेक्ट है, कुड हेल्पिंग वर्ब है, राइट मेन वर्ब है, वेल आपका एडवर्ब है यानी अच्छा लिखवा है, व्हाइल कंजंक्शन है, अदर्स आपका बेसिकली सब्जेक्ट है और डिड नॉट आपकी वर्ब। अब देखो एक चीज समझना, अगर हम जनरल एबिलिटी की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे भी हमने कुड लिखा होता और यहाँ पे कुड नॉट लिखा होता, तो हम कह सकते थे कि कुछ लोग अच्छा लिख सकते थे और कुछ लोग अच्छा नहीं लिख सकते, ठीक है। लेकिन मेरे भाई अगर यहाँ पे डिड लिखा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हम जनरल एबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक इवेंट की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे पास्ट में हुआ होगा। अगर पास्ट में स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई एक्शन हुआ है, तो लिए हम कुड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बेसिक बात यह है कि अगर इधर डिड नॉट हमने लिखा है तो इधर भी हमें कुछ ऐसा लिख देना चाहिए जो कि डिड नॉट को जस्टिफाई करे।
या फिर हमें इधर भी कुछ ऐसा लिख देना चाहिए जो कुड नॉट को जस्टिफाई करे। अगर हम कभी भी ऐसा हो कि किसी शॉर्ट सेंटेंस को लिख रहे होते हैं, जिनको हम बेसिकली टैग्स बोल देते हैं कभी, या एडिशन टू स्टेटमेंट बोल देते हैं, इन सब में क्या होता है, जो ओरिजिनल सेंटेंस होता है उसी की हेल्पिंग वर्ब को रिपीट करा जाता है। अगर हम डिड को रिपीट कर रहे हैं तो गलत है, या तो हमें कुड को रिपीट करना चाहिए था, और या फिर हमें यहाँ पे V2 का प्रयोग करना चाहिए। अब दो ऑप्शन आपके पास आएंगे कि सर यहाँ पे V2 कर दें, और दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे कुड कर दें। लेकिन अगर हम कुड को करते हैं तो ये सेंटेंस एक जनरल एबिलिटी को दिखाएगा। लेकिन क्या हमने किसी पास्ट के जनरल एबिलिटी का जिक्र कर रहे हैं कि भाई पास्ट में ऐसा होता था कि कुछ अच्छा लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे? नहीं, हम किसी न किसी एक स्पेसिफिक इवेंट की बात कर रहे हैं कि देखो कुछ लोग तो अच्छा लिख पाए, नहीं लिख पाए। हो सकता है हम किसी एग्जाम की बात कर रहे हो सकता है हम किसी कंपटीशन की, जनरल स्कूल में जो आपके होते हैं उनकी बात कर रहे हो। तो आसानी से ये समझा जा सकता है कि जो बेटर सेंटेंस है वो आपका कौन सा होगा, कि अगर हम इसको V2 बना दें। तो यहाँ पे कुड को हटा के V2 बनाने के लिए एक तो हम ये कर सकते हैं, पास्ट की एक स्पेसिफिक एबिलिटी को दिखाने की क्या करते हैं, एक तो मैनेज्ड टू आपका एक फ्रेज होता है, मैनेज्ड टू लगा सकते हैं, और या फिर हम सिंपल ये भी कर सकते थे कि राइट वर्ब की जगह पर रूट लिख दें। दोनों ही केस में आप आसानी से ये कह सकते हैं आपका सेंटेंस सही हो जाए, यानी कि पार्ट बी में आपके एरर निकलेगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द पुलिस आर वर्किंग हार्ड until they are able to arrest the culprit। भाई देखो ये सेंटेंस कह रहा है कि पुलिस कठिन मेहनत कर रहे हैं, तो एक जनरल सेंटेंस, ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई काम चल रहा है कि until लगा दें। देखो अगर भाई आपने until लगाया तो ये टाइम क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है। तो टाइम क्लॉज हमेशा आपको एक चीज ध्यान, टाइम क्लॉज का अगर प्रयोग कर रखा है तो या तो हम फ्यूचर के लिए करते हैं प्रेजेंट के टाइम क्लॉज। टाइम क्लॉज के अंदर अगर प्रेजेंट का टेंस है तो वो दो प्रकार की चीजों को आ सकता है। पहला, या तो फ्यूचर के एक्शन को, या फिर टाइम क्लोज प्रेजेंट के टेंस में हम जब लगाते हैं जब एक जनरल फैक्ट की हम बात करें। जैसे लाइक हम कह सकते हैं कि आई फील अलोन व्हेन यू आर नॉट एट होम। व्हेन यू आर नॉट एट होम का मतलब है ये प्रेजेंट का एक जनरल सेंटेंस हो गया कि जब आप घर पे नहीं होते हो तो मैं अलोन फील। या फिर आप फ्यूचर की बात कर सकते हैं कि आई विल फील अलोन व्हेन यू आर नॉट एट होम, जब आप घर पे नहीं होगे तो मैं अलोन फील। यानी कि या तो फ्यूचर के लिए टाइम क्लोज आते हैं या आपके प्रेजेंट के जनरल एक्शन के लिए। कभी भी प्रेजेंट के ऑनगोइंग एक्शंस के लिए टाइम क्लॉजेस का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, टाइम क्लॉज लगाई है। तो ये आप सिंपल सी बात ये है, यहाँ पे आर वर्किंग जो लिखना है कॉन्टिन्यूस गलत हो जाएगा क्योंकि ऑनगोइंग। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये एक जनरल एक्शन है, तो या तो ये कह दीजिए कि द पुलिस विल वर्क हार्ड, पुलिस हार्ड वर्क करेगी तब तक जब तक कि वो अरेस्ट ना कर लें। अगर इसको जनरल सेंटेंस बनाएंगे तो हम इसको प्रेजेंट में लिख देंगे कि द पुलिस वर्क हार्ड अंटिल दे आर एबल टू कैच द कल्प्रिट्स, जब तक करते हैं या फिर करेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। या तो विल वर्क हार्ड लिख दीजिए, या फिर आप सिंपल वर्क लगा सकते हैं, या तो अकेला वर्क हार्ड लिखिए या विल वर्क हार्ड लिखिए, लेकिन आर वर्किंग हार्ड लिखना। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, सिंस ही वॉज गोइंग टू लिव इन साउथ कोरिया फॉर सम टाइम he thought he should learn something about their culture। फिर भाई सेंटेंस को पूरे को अच्छे से सिंस आपका कंजंक्शन, यहाँ से सेंटेंस ही वॉज साउथ कोरिया, क्योंकि वह साउथ कोरिया में रहने जा रहा था। यानी कि ये बेसिकली एक फ्यूचर में, मतलब उस पॉइंट से आगे जो होने वाला एक्शन था उसको बता रहा है कि क्योंकि वो रहने वाला था, रहने जाने वाला था यहाँ पे भाई कोरिया में, ठीक है, साउथ कोरिया में, और कितने दिन के लिए, फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए। ही थॉट, उसने सोचा। अब सिंस कंजंक्शन है तो यहाँ से मेन क्लॉज आ गए, ही थॉट, क्या सोचा उसने, दैट कंजंक्शन ड्रॉप कर रखा है। ही शुड हेल्पिंग वर्ब है, लर्न, उसको लर्न कर लेनी चाहिए। क्या कर लेना चाहिए, समथिंग, कुछ चीजें अबाउट देयर, जैसे ही लगाए मेरे भाई। साउथ कोरिया तो एक कंट्री है, और कंट्री जब हम लिख रहे होते हैं तो उसके दे का नहीं इट का प्रयोग करा जाता है। देयर कल्चर की जगह पे हमें इस कल्चर का कर लेना चाहिए। सो इट्स कल्चर यानी कि साउथ कोरिया का जो कल्चर है उसके बारे में जान लेना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, द कंपनीज फिनोमिनल सक्सेस आर। भाई सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो द कंपनी फिनोमिनल सक्सेस है, ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट। मेन शब्द है सक्सेस, सक्सेस काउंटेबल नाउन के तरीके से अगर ये है तो सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा, और आर की जगह पे इसका प्रयोग आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है, आई एम ओनिंग 2 हाउसेज
मेरे भाई कुछ वर्ब आपकी ऐसी होती हैं जो बिलोंगिंगनेस या पोजेशन को दिखाती हैं, और इन वर्ब को हम स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं। ये वर्ब स्टेट दिखाती हैं और इसीलिए इनको कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करते हैं। और यहाँ पे एम ओनिंग की जगह पे, ओन का मतलब है मेरे पास है, ये मेरी स्टेट है, मेरे पास में भाई 2 घर हैं। एग्जैक्टली यही सेंटेंस मैंने अपने बैच में करा रखा है एग्जैक्टली। बस यहाँ पे ये जो बेंगलुरु है उसकी जगह पे मैंने आपका क्या लिख रखा है, दिल्ली लिख रखा है। आप जाके वीओडी बैच में जब स्टेटिव वर्ब वाला चैप्टर चेक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आई ओन आपको लिखना चाहिए यहाँ पे, ना कि आई एम ओन। आई ओन 2 हाउसेस इन बेंगलुरु। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, अ बॉय वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट एंड वॉज टेकन ऑन टू हॉस्पिटल। फिर भाई आपकी जो प्रेपोजिशन होती है ना, टू दिखाता है डेस्टिनेशन, इनटू दिखाता है किसी चीज के अंदर एंट्री को, ऑन दिखाता है किसी सरफेस को, और ऑन टू दिखाता है किसी सरफेस पे आना किसी चीज। भाई हॉस्पिटल एक सरफेस है, आप कहोगे बिल्कुल भी। ऑन टू का तो कोई, हॉस्पिटल उसकी डेस्टिनेशन, ही वाज टेकन टू हॉस्पिटल। हॉस्पिटल यहाँ पे जनरल सेंस में यूज हुआ है, इसके साथ में आर्टिकल लगाने की जरूरत आपको नहीं। एक लड़का इंजर्ड हुआ एक्सीडेंट में एंड वॉज टेकन, और उसको ले जाया गया कहाँ पे, हॉस्पिटल। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन, मिस्टर मल्होत्रा इज अ हिस्टोरियन whose books have won international acclaim। देखो पहली बात, कुछ लोग हिस्टोरियन को आर्टिकल एन के साथ यूज करने की बात कहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिस्टोरियन के साथ में आर्टिकल ए एकदम करेक्ट है। इसको हिस्टोरियन नहीं पढ़ते हैं, हिस्टोरियन पढ़ते हैं। ठीक है, आगे मेरे भाई हु का जो पॉजेसिव केस होता है, वैसे सामान्यतः आप अगर नाउन देखोगे, जितने भी आपके नाउन होते हैं उनके जो पॉजेसिव केस होते हैं, जैसे राम आपका नाउन है सर, तो राम का जो पॉजेसिव केस बनता है, आप कहते हो कि सर राम का पॉजेसिव केस बनेगा राम्स। ऐसे ही आपको पता है राधिका भी एक नाउन है, और राधिका का जो पॉजेसिव केस बनेगा, क्या बनेगा, राधिका। लेकिन जो प्रोनाउंस आपके होते हैं, ये जो पॉजेसिव केस बनते हैं वो अलग तरीके से बनते हैं, वो एपोस्ट्रोफी एस लगा के नहीं बनते। जैसे ही आपका प्रोनाउन है, लेकिन इसका पॉजेसिव केस क्या बन जाता है, इज। सी आपका प्रोनाउन है, इसका पॉजेसिव केस क्या बन जाता है, हर। यू आपका प्रोनाउन है, इसका पॉजेसिव केस क्या बन जाता है, योर। सिमिलरली हु आपका प्रोनाउन है, इसका पॉजेसिव केस क्या बन जाता है, आप कहोगे सर इस तरीके से हुज बनता है, ये वाला हुज भी रेलेवेंस है, इसलिए आपको लिखना हुज पॉजेसिव केस है। एक तरीके से यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के तरीके से फंक्शन कर रहा है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन जैसे फंक्शन करते हैं, तो हुज बुक्स वही फंक्शन कर रहे हैं, 2 क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो हुज लिखना पड़ेगा, हुज बुक्स यानी जिसकी किताब है हैव वॉन इंटरनेशनल एक्लेम, इंटरनेशनल लेवल पे उनको मतलब रिकॉग्निशन का तारीफ मिली। आई हेट इट, मैं इस चीज से बड़ी नफरत करता हूँ, आई हेट इट। देखो आप हमेशा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी हेट वर्ब के साथ में आगे कोई टाइम की क्लॉज दे रखी है, एन लगा रखा हो, इसके बीच में इस इट को लिखना नेसेसरी है, ध्यान रखना। तो आई हेट इट, आई लव इट, ठीक है, या आई प्रेफर, प्रेफर नहीं, हेट और लव जनरली आ जाते हैं इसमें, प्रेफर को बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन हेट हो या लव हो तो इट को जरूर लगाना है अगर इनके सामने ऐसे प्रकार की कोई क्लॉज दे रखी। ठीक है, तो व्हेन आई ब्रेक इन हाइव्स, देखो वैसे तो आपने एक हाइव सुना होगा, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसको हाइव, मधुमक्खी। अब ये तो नहीं कहना चाह रहे कि मैं मधुमक्खी के छत्ते में घुस जाता हूँ, ये जो हाइव है अगर इसका ही एक और मीनिंग आप देखें तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है इसमें, और ये होता है हाइव्स। और हाइव्स का मतलब होता है, आपने कई बार देखा होगा, कोई कीड़ा वगैरह काट जाए तो हमारे शरीर पे कुछ वो धब्बे धब्बे से बन जाते हैं, तो ना मतलब मोटे मोटे से बन जाते हैं, जो कि बड़े खुजली भी कर रहे होते हैं, उनको हाइव्स बोलते हैं। तो अब पहली बात तो हाइव का मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपकी बॉडी पे वो निशान बन जाते हैं उस टाइम। और ये सेंटेंस में कहना चाह रहा है कि मैं इस चीज से बड़ी नफरत करता हूँ जब मैं अचानक से ना वो धब्बे धब्बे मेरे शरीर पे आ जाते हैं उनसे। अब ब्रेक इन का मतलब होता है किसी जगह पे जबरदस्ती घुसना, जबरदस्ती घुसने का सेंस तो है नहीं, यहाँ पे सडनली अफेक्ट होने का सेंस है। और अफेक्ट होने के लिए जो आपका फ्रेजल वर्ब यूज किया जाता है, वो आपका एक फ्रेजल वर्ब होता है, जो कि आपको ध्यान रख लेना है, ब्रेक आउट इन। अगर अचानक से सडनली आपको कोई बीमारी हो जाती है, कोई चीज आपको अफेक्ट करने लगती है, आपका करेक्ट फ्रेजल वर्ब बनता है ब्रेक आउट इन। तो आई हेट इट व्हेन आई ब्रेक आउट इन हाइव्स। ब्रेकआउट इन हाइव्स का मतलब हो जाएगा अचानक से जो मेरे ये जो दाग से बन जाते हैं, जो मोटा मोटा हो जाता है ना, चींटी वीटी कोई काट जाए तो, ठीक है, उसके लिए आप बोल सकते हैं। अब देखो, अब आपके सामने अगली समस्या ये है, सर इन हाइव्स वाले पार्ट में आउट को ऐड करें या ब्रेक वाले में। फ्रेजल वर्ब अगर हम लिख रहे हैं तो ये जो आउट हमने लिखा है, ये इनके लिए लिखा है या ब्रेक के लिए,
आप कहोगे सर ब्रेकआउट, किसी चीज का फैलना एक तरीके से। आप ब्रेक से संबंध है इस शब्द का, इसलिए आउट को आपको यहाँ ऐड करना है, बी पार्ट में आपको एरर मार्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, इधर विकास और हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू कुक डिनर। कहा गया है इधर और से दो सेंटेंसेस को जोड़ा है। हमारी पॉकेट रॉकेट किताब का रूल नंबर 2 है, ठीक है। तो उसमें हमने दे रखा है सीधे सीधे इधर विकास और हिज फ्रेंड्स। तो जब भी इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए तो वर्ब जो है वो पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। वर्ब क्या है, इज है, इसके पास में हिज फ्रेंड्स है, तो हिज फ्रेंड्स के हिसाब से आर का प्रयोग किया जाएगा, ना कि इसका। तो ये आपके पूरे एरर डिटेक्शन के, जो कि मैंने एकदम लॉजिकली आपको समझा दिए हैं। अब इससे आगे आपको बताना है, अंडरलाइंड वर्ड है फॉलोड बाय 4 वर्ड्स ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, नियरेस्ट मीनिंग यानी कि सिनोनिम आपसे पूछे गए। नेक्स्ट देखेंगे, पहला है कैंटेंकरस। कैंटेंकरस का मतलब होता है एक तरीके से झगड़ालू किस्म का जो आदमी होता है वो। और सिनोनिम आपसे पूछा है तो पोलाइट तो नहीं होगा, वीक नहीं होगा, सीरियस नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा, इल टेम्पर्ड, यानी कि जो जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाए, झगड़ा करने के लिए तैयार रहे, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला है आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अमंग द यूथ। अच्छा, सीधा उसी पर आ जाते हैं, परनीशियस। परनीशियस का मतलब होता है हार्मफुल। मैंने वैसे आपको स्टार्टिंग में बताया भी था कि आप सेंटेंस की मदद से, मान लीजिए आपको हार्मफुल होता है इसका मतलब पता नहीं है, परनीशियस का मीनिंग नहीं पता, तो आप सेंटेंस को पढ़ के मीनिंग निकाल सकते हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अमंग द यूथ कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है तो कैसा इन्फ्लुएंस कैसा रहा होगा, अच्छी इन्फ्लुएंस है इंटरनेट की या नेगेटिव। आप कहोगे सर नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो इसका सिनोनिम भी क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। इनॉक्यूअस आपका क्या है, ये होता है हार्मलेस। हार्मलेस यानी कि पॉजिटिव नेचर है इसका, तो पॉजिटिव नेचर है, पॉजिटिव का तो पॉजिटिव है। ट्रिकी इन्फ्लुएंस जैसा कोई शब्द बनेगा ही नहीं, तो आप कहोगे सर ये भी नहीं बन सकता है, ये आपका एक तरीके से न्यूट्रल मान सकते हैं। तो एक ही नेगेटिव वर्ड है यहाँ पे एग्जैक्टली, वो है हार्मफुल, और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको परनीशियस का मीनिंग ना भी पता होता तो आप इजीली आंसर मार्क कर पाए होते। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, वर्बस का मीनिंग बताना है। आवर टीचर टोल्ड अस नॉट टू बी वर्बस व्हाइल राइटिंग। देखो, मान लीजिए आपको वर्बस का मीनिंग में आप कंफ्यूज हो जाते हो सडनली, तो आप खुद से एक बात बताइए, अगर वर्बस आपका टीचर कह रहा है कि आपको लिखते टाइम वर्बस होना है या नहीं। जनरली जहाँ भी लिखने की बात आती है तो जस्ट ये किया जाता है कि भाई साहब कम शब्दों का प्रयोग करके बढ़िया चीज़ों आपको लिखनी है, ना कि ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करके, ठीक है। आप आसानी से ये कह सकते हो कि वर्बस का मतलब है कम शब्दों, मतलब नॉट टू भी लिख रखा है यानी कि ज़्यादा शब्दों के लिए बोल रखा है कि ज़्यादा शब्द यूज नहीं करने। तो ज़्यादा शब्द यूज नहीं कर रहे तो वर्बस का मतलब ज़्यादा शब्द है, तो एग्जैजरेट करने का मतलब होता है ज़्यादा शब्दों का प्रयोग। शॉर्ट हो गया, इनफॉर्मल हो गया, सक्सिंक्ट हो गया, सक्सिंक्ट का मतलब कम। तो ये आपके इसके एंटोनिम की कैटेगरी में आ जाएंगे, खास करके शॉर्ट और सक्सिंक्ट। इनफॉर्मल का मीनिंग आपका अलग ही होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल आप जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे, रिजोनेंट वॉइस। अब देखो, मान लीजिए रिजोनेंट का मीनिंग आपको नहीं पता है, तो एक्टर नरेटेड द स्टोरी इन अ रिजोनेंट वॉइस। तो एक्टर है और नरेट कर रहा है स्टोरी को, तो कैसी आवाज में नरेट करेगा, मेरे किस तरीके की उसकी आवाज होगी। देखो, एक्टर है तो एक्टिंग प्रॉपर रही होगी, तो एक्टर्स ना अच्छी स्टोरी को इतनी बहुत आराम से आवाज में नहीं करेंगे। क्विवरिंग का होता है कांपते हुए, कांपते हुए का कोई मतलब ही नहीं है। इसके अलावा हार्श का मतलब है कठोर, सॉफ्ट का मतलब है सॉफ्ट, ये है डीप। रेजोनेंट का मतलब होता है कोई जो ऐसी आवाज हो जो डीप हो, जो एकदम रीजनेबल हो, तो रेजोनेंट बोल देते हैं। तो डीप इज द करेक्ट सिनोनिम। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन, मतलब जो उसकी वॉइस थी ना, डीप वॉइस थी। नेक्स्ट देखेंगे, तो देवर फेड अप विथ हिज डॉटिस बिहेवियर। मान लीजिए आपको नहीं आता है कि डॉटिस का मीनिंग क्या है, तो फेड अप का मतलब होता है कि परेशान हो जाना। आप किसी के कैसे बिहेवियर से परेशान हो गए, अच्छे या खराब। आप कहोगे सर कि एकदम बेकार बिहेवियर हो, खराब हो, उसी से, ठीक है। देखो, एक है आपका वाइज, ये आपका बन नहीं सकता है। वाइज का मतलब, क्योंकि आप जानते हैं क्या होता है, वाइज का मतलब होता है समझदार, वाइज हो गया आपका। इसके अलावा एक है आपका क्लेवर। क्लेवर का मतलब होता है चालाक, ये भी आपका पॉजिटिव नेचर का है, तो ये भी आपका नहीं बनेगा। प्रिकॉशियस बेसिकली क्या होता है, देखो ये एक प्रिकॉशन वाला प्रिकॉशियस नहीं है, वहाँ पे TION होता है, इसलिए उसकी स्पेलिंग अलग होती है। ये प्रिकॉशियस होता है एक ऐसा बच्चा जो कि अपनी एज से ज़्यादा जानकारी रखता हो। लाइक आपने उस चाणक्य नाम का एक बच्चे का नाम सुना होगा, उस टाइप का जो बच्चा होता है जो एज से ज़्यादा ही जानकारी रखता है, तो ये भी पॉजिटिव वर्ड है। इम्बेसिलिक का मतलब होता है, इम्बेसाइल का मतलब होता है एकदम मूर्ख, मूर्ख किस्म का जो आदमी होता है उसके लिए लगा देते हैं। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मीनिंग ना पता होते हुए भी कैसे आप ऑप्शंस को मार्क कर सकते हैं, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट अगला आपका देखो क्या है, इन द फॉलोइंग वर्ड अ वर्ड इज गिवन फॉलोड बाई 2 सजेस्टेड मीनिंग्स। एक शब्द है, 2 सजेस्टेड मीनिंग है। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड इंडिकेट योर चॉइस। देखेंगे एक बार कैसे है भाई साहब ये। जैसे अनार्किज्म है, अनार्किज्म के 2 मीनिंग है। अब आपको बताना है पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है।
मतलब एसएससी की तरह नहीं है, अलग ही लेवल पे पूछ रखा है इन्होंने यूपीएससी वालों ने, है ना। देखो भाई, अनार्की का मतलब आप जानते हैं, मैं आपको ट्रिक से ही बताता हूँ। अनार्की तरह जब सरकार का सिस्टम फैल जाए या सरकार की एब्सेंस हो, वही अनार्की हो जाता है। तो अनार्किज्म भी वही है आपका, वही जो कॉन्सेप्ट है उसी को बोलते हैं। तो एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड और अथॉरिटी, बिल्कुल सही बात है। क्योस एंड डिसऑर्डर इन एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, सही बात है, क्योस हो रखा है तो आप कह सकते हैं दोनों आपके करेक्ट मीनिंग। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है प्रिस्टाइन। प्रिस्टाइन का मतलब है कोई एकदम प्योर हालत में हो, तो ओरिजिनल स्टेट होती है ना, जो किसी को खराब करने से पहले की हालत में कोई चीज होती है, उसको बोलते हैं प्रिस्टाइन। तो ओरिजिनल कंडीशन आपका सही है, डिफाइल्ड कंडीशन आपका नहीं होगा, सो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, अगला आपका एनॉर्मिटी। एनॉर्मिटी का मेरे भाई क्या मतलब होता है, कोई एक तो क्राइम हो सकता है, देखो कोई चीज जो नॉर्मल चीजों से हट के हो, ठीक है, वही एनॉर्मिटी है। जैसे नॉर्मली हम क्राइम नहीं करते हैं, अगर कोई सीरियस क्राइम किसी ने कर दिया है तो वो एनॉर्मिटी कहलाएगी, ठीक है। या कोई बहुत सीरियस है, कोई चीज सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, सीरियस क्राइम हो सकता है, जो कोई सीरियस अपराध हो सकता है, ग्रेव सिन हो सकता है, वो सब एनॉर्मिटी में आएंगे। पहला मीनिंग है द फैक्ट ऑफ समथिंग सीरियस एंड ग्रेव, तो सही बात है। एबोमिनिएबल क्राइम और सिन, बिल्कुल सही बात है। तो आप कह सकते हो कि बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे आगे, देखो क्यूटोडियन का मतलब क्या होता है। क्यूटोडियन बेसिकली होता है कोई चीज का डे टू डे लाइफ में होना, डे टू डे। तो कोट समथिंग इनएक्यूरेटली, ये तो नहीं बनेगा। समवन फॉन्ड ऑफ कोटिंग, ये भी नहीं बनेगा। तो नीदर वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, इमोलेट। इमोलेट का मतलब क्या होता है। इमोलेट होता है, देखो आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, कई कई कुछ रिचुअल्स होते थे, सेरेमनीज होती थी, खास करके रिलीजन के नाम पे, जिसमें लोगों की बलि दी जाती थी, जला के मारा जाता था। इसी को बोलते हैं इमोलेट। इमोलेट करना, सेल्फ इमोलिशन बोल देते हैं, खुद को अगर किसी ने जला लिया है तो जला के किसी को मारना, खास करके किसी रिचुअल के तौर पे सेक्रीफाइस देने का। देखो किल, टू किल समबडी और सेल्फ बाय बर्निंग, एकदम सही बात है। टू किल समबडी और सेल्फ और एन एनिमल एज एन एक्ट ऑफ सेक्रीफाइस, क्योंकि सेक्रीफाइस की बात है तो ये भी आपका मीनिंग बन जाएगा, यानी कि बोथ वाला करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, मिनिमाइज करना। मिनिमाइज करने का मतलब है चीज़ों को कम करना, रिड्यूस करना, चीज़ों को उनके लोएस्ट पॉइंट पे ले आना। तो रिड्यूस, जैसे आपने देखा होगा ना, कंप्यूटर में एक विंडो खुली होती है, उसको मिनिमाइज करते हैं, यानी कि उसको बिल्कुल बंद करके रिड्यूस करते हैं। तो रिड्यूस समथिंग टू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिग्री, सही बात है। रिड्यूस एक्सपेंसेस और द डिग्री ऑफ एनीथिंग और एनी एक्टिविटी, सही बात है। यानी कि बोथ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला, अगला है आपका डाइफाई। डाइफाई बेसिकली क्या होता है, किसी को भगवान की तरह से मानना, किसी को भगवान की तरह से पूछना, भगवान का दर्जा दे देना किसी को। तो टू ट्रीट समवन इन हाई ऑफिस विद अटमोस्ट रेवरेंस, रिवियर का मतलब ही होता है मेरे भाई किसी को भगवान की तरह मानना, तो ये भी करेक्ट मीनिंग। वर्शिप और ट्रीट समवन एज गॉड, बिल्कुल सही बात है, यानी कि बोथ वाला ऑप्शन आपका अगेन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, रिकाउंटियर। रिकाउंटियर होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको स्टोरी सुनाने का जो एक्सपर्ट है, जिसको स्टोरी सुनाने में मजा आता है। समवन हु इज कैपेबल ऑफ टेलिंग स्टोरीज इन एन इंटरेस्टिंग मैनर, एकदम सही बात है। समबडी हु बिलीव्स इन ओनली टेलिंग टॉल टेल्स। टॉल टेल्स का मतलब होता है झूठी कहानियां। तो क्योंकि यहाँ पे ओनली वर्ड लिखा है, ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ झूठी कहानियों में मजा आता है ना, ये वाला नहीं होगा, तो ओनली वन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे आगे, इमेस्क्यूलेट। इमेस्क्यूलेट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, देखो इमेस्क्यूलेट का मतलब होता है किसी को बेसिकली वीक बनाना, कमजोर करना। सो मेकिंग समवन स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, ये आपका एंटोनिम बन जाएगा, ये नहीं बनेगा। इंक्रीज वंस मैस्कुलेचर, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं नीदर इज द करेक्ट आंसर, नीदर इज द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, पर्टर्बेशन। पर्टर्बेशन का मतलब होता है डिस्टर्बेशन, मतलब डिस्टर्बेंस, एक तरीके से पर्टर्ब करना, डिस्टर्ब करना। आप कह सकते हैं मेंटल एंजाइटी एंड डिस्टर्बेंस, करेक्ट आंसर है, मेंटल एंजाइटी आपकी हो सकती है। इसके अलावा डेविएशन ऑफ अ सिस्टम, देखो अगर कोई सिस्टम है या कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर उसको डिस्टर्ब कर दें तो भी क्या हो गया, पर्टर्ब करती है। पर्टर्ब करना, डिस्टर्ब करना, यानी कि ये भी मीनिंग बन सकता है। तो बोथ वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा भाई, 96 से लेके 100 तक अगर आप देखोगे तो इन द फॉलोइंग आइटम्स पेयर ऑफ सेंटेंसेस, मतलब बेसिकली क्या है कि कुछ कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अंडरलाइन जो किया गया है वो सही यूज है और कौन सा गलत यूज है। तो जो सही है उसको मार्क करना है आपको। देखो, इन स्पाइट द कोल्ड ही डिसाइडेड टू, देखो इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है हमेशा, पहला आपका गलत है। डेस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता, इसका मतलब है दूसरा भी आपका गलत है। तो नीदर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द इश्यू ऑफ ह्यूमन राइट्स इज एमनेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोस्ट कंट्रीज। एमनेंट का मतलब होता है मेरे भाई प्रेजेंट एवरीवेयर, जिस चीज की प्रेजेंस हर जगह रहती है ना उसको एमनेंट बोलते हैं। और एक आपका वर्ड दे रखा है इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है इम्पेंडिंग, जो चीज होने वाली है। और एक आपका वर्ड होता है जो ई से बनता है, एमिनेंट।
एमिनेंट का मतलब होता है जो प्रसिद्ध होता है। तो ये तीनों वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। तो पहले में हम कह सकते हैं एमिनेंट का मतलब होता है प्रेजेंट, जो हर जगह। तो हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स का इशू है वो हर किसी के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट वाला सेंस है, यानी कि पहला आपका करेक्ट है। दूसरा, दे इनवाइटेड एन एमिनेंट पर्सन। बेटा इमिनेंट का मतलब होता है इम्पेंडिंग, तो ये तो गलत है। आपको ई वाला एमिनेंट चाहिए था जो प्रसिद्ध वाला, यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा। और ऊपर वाला आपका सही था, यानी कि ओनली वन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला, अमंग दोज हु हैड अप्लाइड फॉर द जॉब आई फाउंड 4 कैंडिडेट्स। दो से ज्यादा है, इसका मतलब अमंग आपका सही है। अमिडस्ट द कंफ्यूजन कॉज्ड बाय द, अब देखो कंफ्यूजन आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट सेंस है। मैं आपको हमेशा बताता भी हूँ, दो के लिए बिटवीन आता है, दो से ज्यादा के लिए अमंग आता है। अगर सेंस आपका एब्स्ट्रैक्ट हो तो आपका एमिडस्ट आ जाता है या अमिड आ जाता है। तो आप आसानी से कह सकते हो बोथ आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दे विल सून बी अप्लाइंग फॉर द परमिशन। जैसे आपने देखा दे विल लगा रखा है, दे के साथ में विल आपका बिल्कुल चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ में किया जाता है, ना कि सेकंड या थर्ड पर्सन, इसीलिए आपका सेल यहाँ पे गलत है। ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100, यू हैव बीन फ्रिवलस वेयर एज आई हैव बीन सीरियस। देखो ध्यान देंगे, दो चीजें वो, ये जो वेयर एज है ये आपका कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। पहला कह रहा है फ्रिवलस, फ्रिवलस का मतलब होता है तुच्छ और या फिर हल्का, किसी चीज का हल्का होना। आपने बहुत हल्के रहे बिहेवियर में और मैं कैसा रहा हूँ सीरियस, यानी कि सही बात है, वेयर ऐसे यूज किया है। इसके अलावा यहाँ पे नेवरदलेस को अंडरलाइन किया, द डिफिकल्टीज सीम्ड इनसरमाउंटेबल। जो डिफिकल्टीज थी इनसरमाउंटेबल, यानी कि उन पर विजय पाना बहुत मुश्किल लग रहा था। नेवरदलेस द करेज टू कैरी ऑन वाज अनडाउंटेड। हालांकि जो करेज हमारा था वो अनडाउंटेड था। ये भी कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है, कॉन्ट्रास्ट को दिखा रहा है, नेवरदलेस सही है। ये आपका कंजंक्टिव एडवर्ब होता है, इसीलिए आपने देखा कि वहां पर सेमीकोलन आपका लगा रखा है, इसलिए नेवरदलेस आपका यहाँ पे चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोथ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब 101 से लेकर 105 तक के जो क्वेश्चंस हैं, इनमें आपका बेसिकली क्या हो रखा है कि इसमें दिया गया है कि यू आर रिक्वायर्ड टू एसोसिएशन बनाना है, यानी कि लिस्ट को मैच करना है। मैच करना है, चलो देखते हैं जी क्या लिस्ट है आपकी। देखो ये गोल्फ है, उसके आगे कोर्ट है, पिच है, क्रिकेट है, पोलो, यानी कि कहीं ना कहीं ये आपके स्पोर्ट्स हैं और ये कहाँ खेले जाते हैं वो आपका मिलाना है आपको। मिलान करना है। देखो आप जानते हैं टेनिस का कोर्ट होता है, ये आपने बहुत बार सुना होगा। क्रिकेट की पिच होती है, ये भी आपने खूब सुना होगा। आपने बार बार सुना होगा गोल्फ कोर्स, इवन मेट्रो स्टेशन भी दिखते हैं गोल्फ कोर्स नाम से, आप कह सकते हैं ये आपका गोल्फ कोर्स। ठीक है, इसके अलावा फिर बचा क्या, पोलो, पोला बचा तो, अब पोलो बचा तो ग्राउंड हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, आप आसानी से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो ए से थर्ड ऑप्शन बन रहा है, ए का थर्ड दो जगह है, और बी जो है सेकंड से मैच कर रहा है, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है मैच द लिस्ट। देखो डॉल्फिन, एलिफेंट, मंकी, चीता, इनकी आवाज दी है, ट्रम्पेट करना। ठीक है, देखो एलिफेंट का आपने बहुत बार सुना होगा, द ट्रम्पेट ऑफ एलिफेंट, कई बार बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इजीली मैच कर पाओगे। इसके अलावा मंकी जो है वो चैटर करते हैं, चैटर, मंकीज का चैटर होता है, आपने बहुत बार सुना होगा। अगर ये वर्ड्स आपने नहीं पढ़े, संजीवनी किताब में हमने अच्छे से दे रखे हैं, तो वहां से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये जो चीता होता है, ये चीता क्या करता है मेरे भाई, चीता जो होता है चिर्प करता है, चिर्प क्या करता है, चिर्प। तो डॉल्फिन के लिए एकमात्र चीज बच जाती है क्लिक, यही आपका हो जाएगा। आप देखोगे बी जो है वो एक से मिलेगा, एक से, दो से, तीन से, यानी कि यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला आपका जो क्वेश्चन है, अगेन वही चीजें हैं, फिश है, डक्स है, आंट्स है, क्रोज है, लेकिन अब की बार इनके ग्रुप के नाम दिए गए हैं। देखो आपको ये पता है कि जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं, पक्षियों के झुंड को फ्लॉक बोलते हैं। तो आप देखो इसमें आंट उड़ती नहीं है, डक नहीं उड़ रही, फिश नहीं है, तो क्रो जो है कौआ, तो ये फ्लॉक बना देंगे। सही बात है मेरे भाई। मछलियों के लिए हम आपको बार बार बताते हैं कि आपका क्या बनता है। अगर आप यहाँ से भी ऑप्शंस को एलिमिनेट करना चाहें, ए को मिला दीजिए 4 से, ए को 4 से 2 में मिला रखा है, अच्छा दोनों में ही डी को 2 से मिला रखा है। अब देख लेते हैं डक क्या बनाती हैं और आंट क्या बनाती हैं। ये जो आंट्स होती है ये बेसिकली आपकी कॉलोनी बनाती है, क्या बनाती है, कॉलोनी। और ये जो डक्स होती है इसका बेसिकली क्या बनता है, पैडलिंग बनती है, पैडलिंग ऑफ। ठीक है, तो आप आसानी से कह सकते हो कि बी को हमें 3 से मिलाना है, बी को हमें 3 से मिलाना है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे आगे, अगला आपका क्वेश्चन है, देखो क्लम्प ऑफ, बंच ऑफ, स्टैक ऑफ, बंडल ऑफ, कौन सी चीज किसका होता है ये आपको देखना है। देखते हैं, देखो भाई बंच देखो वैसे बहुत सारी चीजों का होता है, स्टैक भी बहुत सारी चीजों का हो जाता है, लेकिन बंच जो है क्लॉथ्स का कभी होता नहीं है, फायरवुड का भी जनरली नहीं होता है, और बंच ऑफ ग्रास भी नहीं होता है। बंच बेसिकली आपका क्या होता है, फ्लावर्स का बंच बोल देते हैं, बंच ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई बंडल किस चीज का हो सकता है,
तो जब आपके फायरवुड का भी बंडल हो सकता है, क्लॉथ्स का भी बंडल हो सकता है। बाकी ये जो क्लम्प है, ये क्लम्प किसका होता है, ये जो पत्तियां वत्तियां होती है ना, इनका क्लम्प होता है। तो क्लम्प बेसिकली आप लगा सकते हो किसके लिए, पत्तियां वत्तियां किसमें, आप कह सकते हो ग्रास। यानी कि आप दो जो निकाल सकते हो, ए जो है 4 से मिले और बी जो है 3 से मिले। ए जो है 4 से मिले, बी जो है 3 से मिले। बाकी इसमें आप देखोगे क्या, सी जो है 2 से मिल रहा है, यानी कि स्टैक किसका बन रहा है, फायरवुड का बन रहा है। और आपका बंडल किसका बन रहा है, क्लॉथ्स का बन रहा है। यही आपका करेक्ट आंसर, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला आपका क्वेश्चन है, स्विमिंग, खो खो, कबड्डी और फेंसिंग, ये कुछ स्पोर्ट के नाम दे रखे हैं और इनसे रिलेटेड आपके वर्ड्स दे रखे हैं। अब देखो मेरे भाई, एंकल होल्ड आप किस में करते हो, कबड्डी में आपने खूब देखा होगा, कबड्डी में फटाक से एंकल को पकड़ लेते हैं, है ना। तो कबड्डी का एंकल होल्ड आ गया, तो इसको इससे मिला दीजिए। अच्छा, इसके अलावा स्विमिंग में आपकी जो पोजीशन होती है, बटरफ्लाई जैसे ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं आप, तो स्विमिंग में आपका क्या बन जाएगा, बटरफ्लाई बन जाएगा। अब एक बार दो ऑप्शन से एक बार एलिमिनेट करके आप देख सकते हैं, ए को किससे मिलाना है, 2 से, एक तो इसमें मिला रखा है, एक तो इसमें मिला रखा है। सी को किससे मिलाना है, 4 से, बड़े बदतमीज है, सी को 4 से दोनों में मिला रखा है, ठीक। अच्छा नहीं नहीं, दोनों में नहीं मिला है, इस वाले में गलत कर रखा है, इसका मतलब है ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आसानी से कर सकते हैं। बाकी देखो, ये जो फेंसिंग होता है और ये आपका होता है खो खो। खो खो में आप जानते हैं कि एक तरीके से टच करते हैं ना दूसरे को, चेज कर रहा होता है आदमी, तो चेजर बन जाता है, यहाँ से भी आप मार्क कर सकते थे। और फेंसिंग में बेसिकली ये टच करके आपका आता है वर्ड, ये फेंसिंग होता है, जो तलवार होती है बहुत पतली सी, उससे खेलते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे अगला आपका। अब यहाँ से 106 से लेकर 110 तक, in the items two sentences are given, you are required to identify the options that most appropriately combines both the sentences। यानी कि कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, दो सेंटेंसेस को एक में कंबाइन करना है। देखते हैं एक बार मेरे भाई, देखो ये आपके सेंटेंसेस है, पहले में दो सेंटेंस क्या है, हिम के बाद में फुल स्टॉप आपको दिख रहा होगा। तो ही वॉज एडमेंट अबाउट रिफ्यूजिंग द ऑनर बेस्टोड अपॉन हिम, ही डिड नॉट ट्रस्ट द क्रेडेंशियल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इंटेंडेड टू रिकॉग्नाइज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। देखो मेरे भाई, ही वॉज एडमेंट अबाउट रिफ्यूजिंग, एक तरफ वो रिफ्यूज कर रहा है, और क्यों रिफ्यूज कर रहा है उसका कारण दे रखा है, क्योंकि उसको लगता था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो अवार्ड दे रही है, रिकॉग्नाइज कर रही है, ये ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो इसका मतलब है ये रीजन दिया है, रीजन दिया है, तो देखो यहाँ पे बिकॉज दे रखा है और इसके पहले एज दे रखा है। अगर एक फुल स्टॉप हमने हटाया है, तो दो कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे, ड्यू टू ही डिड नॉट, ड्यू टू एक प्रेपोजिशन होता है, और प्रेपोजिशन को कभी भी हम क्लॉज को जोड़ने के लिए यूज नहीं करते हैं, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा आपका। आगे यहाँ पे सिंस दे रखा है, सिंस आपका कारण बता सकता है, तो ये करेक्ट है। बाकी इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपॉन हिम, बेस्टोड अपॉन हिम, वेनेवर, वेनेवर तो आपका भाई फ्रीक्वेंसी को दिखाता है टाइम की, तो ये आपका नहीं बनेगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, ही अंडरटुक द डिफिकल्ट टास्क। अब देखो फुल स्टॉप है, ही डिड नॉट एलिविएट। देखो देख लेते हैं एक बार, ही डिड सो एलिविएट द फैक्ट, यानी कि ये कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहा है। अंडर मतलब बेशक उसको बेसिकली कोई टाइम नहीं था उसके पास में, फिर भी उसने डिफिकल्ट टास्क ले लिया, तो कॉन्ट्राडिक्शन है। अब यहाँ पे देखेंगे, he undertook the difficult task in spite of the fact that he did not have any spare time, ये बन सकता है। in spite of आपकी preposition है, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा the fact, the fact के साथ में that आपका आता है, मैंने आपको बताया भी था जो PQRS के क्वेश्चन वहाँ पे भी, ठीक है। तो आप आसानी से कह सकते हो ये आपका बन गया एक, ठीक है। बाकी औरों को भी देख लेते हैं, दूसरे क्यों गलत हैं। बिकॉज ऑफ द फैक्ट इसलिए गलत है क्योंकि मेरे भाई ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ना कि आपका कारण, तो कारण नहीं है इसीलिए बिकॉज ऑफ गलत हो जाएगा। कॉन्ट्रेरी टू द फैक्ट, कॉन्ट्रेरी टू द फैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। कॉन्ट्रेरी क्योंकि दोनों फैक्ट नहीं है, ये एक दूसरे के अपोजिट में बातें हैं, ये काम ले लिया, हालांकि वो बेसिकली उसके पास में टाइम नहीं था, तो कॉन्ट्रेरी टू द फैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। उसके अलावा ही अंडरटुक द डिफिकल्ट टास्क, नेवरदलेस, फॉर, नेवरदलेस के साथ में आप फॉर नहीं लगाओगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। आसानी से आप कह सकते हो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। बाकी चलेंगे आगे। नेक्स्ट अगला आपका क्वेश्चन है, ही रोट द एग्जाम विद द अटमोस्ट कॉन्फिडेंस, यानी कि पूरे कॉन्फिडेंस से उसने एग्जाम दिया। ही वॉज ग्रॉसली अनप्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, दोनों चीजें एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन में है। अगर दोनों ही चीजें एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन में है, तो आप आसानी से ये कह सकते हो कि कोई ऐसा कंजंक्शन चाहिए जो कि बेसिकली आपका क्या करे, कॉन्ट्राडिक्शन को दिखाए। तो यहाँ पे पहले में सो लगा रखा है, सो आपका रिजल्ट को दिखाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरे में देखेंगे, ही रोट द एग्जाम विद द अटमोस्ट कॉन्फिडेंस, फॉर बेसिकली क्या है मेरे भाई, ये भी आपका रीजन को दिखाता है, ठीक है। अगर रीजन को दिखाता है तो ये भी गलत हो जाएगा। ही रोट द एग्जाम विद द अटमोस्ट कॉन्फिडेंस, नेवरदलेस। अब देखो नेवरदलेस जो आपका होता है, ये आपका कॉन्ट्राडिक्शन को तो दिखा सकता है,
बट द फैक्ट इज कि ये आपका कंजंक्टिव एडवर्ब है, मैंने बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले ही। और कंजंक्टिव एडवर्ब होने की वजह से हम आसानी से ये कह सकते हैं कि ये दो क्लॉजेस को नहीं जोड़ सकता है। हाँ, अगर नेवरदलेस के साथ में यहाँ पे आपने ये लगा रखा होता और इसको ऐसे लिख रखा होता तो ये कर सकता था, लेकिन वो तो नहीं है। आगे, ही रोट द एग्जाम विद द अटमोस्ट, ऑल्दो लगा रखा है, ऑल्दो कंजंक्शन होता है, दो सेंटेंस में कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए। आगे देखेंगे अगला आपका, देखो, ही प्लेज टू डोनेट हिज बॉडी पार्ट्स, ही वाज हिमसेल्फ द बेनिफिशियरी ऑफ द ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ताकि उसने शपथ ली कि वो डोनेट करेगा बॉडी पार्ट्स को। क्यों ली ऐसी शपथ? क्योंकि वो खुद भी बेनिफिशियरी रहा है ऑर्गन ट्रांसप्लांट, यानी कि ये आपका क्या है, रीजन है। रीजन है तो देखेंगे, पहले में दो लगा रखा है, ये अपोजिट को दिखाता है, ये नहीं होगा। दूसरे वाले में देखेंगे बिकॉज लगा रखा है, ये आपका हो सकता है। अगले वाले में देखेंगे इफ लगा रखा है, कंडीशन है, नहीं होगा। अगले वाले में बट लगा रखा है, नहीं होगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका, ही वॉज एडामेंट टू अंडरटेक द जर्नी टू हिल द हिल्स, यानी कि वो एडामेंट था, इस बात पे अड़ा हुआ था कि वो जर्नी करेगा हिल्स की। ही हैड प्रॉमिस टू विजिट हिज स्कूल, क्योंकि उसने प्रॉमिस कर रखा था इसको विजिट करने के लिए। इसमें देखेंगे कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि इसमें दो चीजें आप निकाल सकते हो बेसिकली। एक तो ये निकाल सकते हो कि एक तरफ तो प्रॉमिस कर रखा है स्कूल विजिट करने के लिए, और एक तरफ जड़ा अड़ा हुआ है हिल्स में जाने के लिए, तो आप कह सकते हो अपोजिट है। दूसरी इंटरप्रिटेशन आपकी हो सकती है, हो सकता है उसका स्कूल जो है हिल्स में था और वो प्रॉमिस कर चुका था कि मैं स्कूल में आऊंगा, इसीलिए हिल्स पे जाने के लिए जिद पड़ा हुआ था। दोनों सेंटेंस के सेंस बना सकते हैं। तो अगर देखें हम, तो ही वॉज एडमेंट टू अंडरटेक द जर्नी टू द हिल्स। फॉर आपका कंजंक्शन होता है जो कि को दिखाता है, रीजन को दिखाता है। तो ये बन सकता है, हमने कहा कि रीजन भी हो सकता है और कॉन्ट्राडिक्शन भी हो सकता है। तो देखते हैं एक बार बाकी के ऑप्शंस को, ठीक है। आगे देखेंगे, ही वॉज एडमेंट टू अंडरटेक द जर्नी टू द हिल्स। इवन, इवन आपका एक एडवर्ब होता है जो ये दो क्लॉजेस को नहीं जोड़ सकता है, ये दो क्लॉजेस को नहीं जोड़ सकता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आगे, ही वॉज एडमेंट टू अंडरटेक द जर्नी टू द हिल्स। इफ कंडीशन को दिखाता है, यहाँ पर कंडीशन आपका बिल्कुल भी नहीं बनेगा। आगे, ही वॉज एडमेंट टू अंडरटेक द जर्नी टू द हिल्स फॉरएवर। फॉरएवर तो एडवर्ब होता है, ये तो वैसे भी नहीं बनेगा। यानी कि आपका सिंपल सा आंसर जो बन जाएगा वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि उसको रीजन मान के इन्होंने आंसर दे दिया है, ठीक है। हाउएवर अगर होता तो वो एडवर्ब के तरीके से यूज करके कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता, लेकिन ये फॉरएवर है, हाउएवर नहीं। नेक्स्ट देखेंगे आगे, 111 से लेके 115 तक बेसिकली क्या करा गया है कि एक दो वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है, ऑप्शंस में से मार्क करना करेक्ट आंसर, जो कि बेसिकली मोस्ट अप्रोप्रिएट इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की यहाँ पे बात की गई। देखिएगा एक बार, देखेंगे, सिमिलर मिसहैप्स आर कॉन्टिन्यूअली हैपनिंग ऑन द न्यू हाईवे बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर सिग्नलिंग। देखो इस सेंटेंस की एक बार डायरेक्शन को अगर आप पढ़ोगे ना ध्यान से, इन द फॉलोइंग आइटम्स अ सेंटेंस इज गिवन विथ वन और मोर अंडरलाइन वर्ड्स, ठीक है। फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड मार्क द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फ्रेज एंड मार्क योर रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑप्शंस दैट अमंग विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट करना है जो वर्ड्स दिए गए हैं उनमें से। अगर आपको लगता है इफ नो इंप्रूवमेंट कैन बी आइडेंटिफाइड, अगर आप कोई इंप्रूवमेंट ढूंढ नहीं पा रहे हो तो नो इंप्रूवमेंट मार्क कर दो। यानी कि अगर कोई इंप्रूवमेंट मिल गया तो वो मार्क करना है, चाहे ओरिजिनल सेंटेंस सही हो चाहे ओरिजिनल सेंटेंस गलत हो। ऐसा नहीं है कि अगर ये सही है तो इसमें हमें देखना ही नहीं है, नहीं? ये जैसे हैपनिंग यहाँ पे सही लगेगा आपको, सिमिलर मिसहैप्स आर कॉन्टिन्यूअली हैपनिंग, पहले भी हो रहे हैं, लेकिन अगर हैपनिंग से बेहतर अगर कुछ हम कर सकते हैं तो उसको इम्प्रूव हमें करना चाहिए। सिंपल शब्दों में आपको बता दूं कि अगर एक सेंटेंस दिया गया है आपका यहाँ पे, उसका अगर इम्प्रूव करके कोई दूसरा वर्जन नीचे दे रखा है तो उसको मार्क करना चाहिए। नो इम्प्रूवमेंट हमें तब मार्क करना चाहिए जब आपका सारे के सारे ऑप्शन बाकी के जो हैं वो गलत हों। अब देख लीजिए, देखो मिसहैप का मतलब होता है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट्स अक्सर करके अकर होते हैं, हालांकि वो हैपन भी होते हैं, लेकिन हैपन जनरली जो नेचुरल चीजें होती हैं वो होती हैं, और एक्सीडेंट और ये अकर होना इनके लिए ज्यादा लगाते हैं। तो हम आसानी से कह सकते हैं हैपनिंग सही हो सकता था, अकर अगर ना होता। यहाँ पे अकर दे रखा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैनिफेस्ट करने का मतलब कुछ दिखाना होता है, रिपीट करने का मतलब किसी चीज को बार बार दोहराना होता है, तो ये आपके नहीं बनेंगे, अकर सही है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो नेचुरली चीजें हो रही होती है ना अपने आप, वो हैपन होता है, लेकिन एक्सीडेंट में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहती है लोगों की भी। ऐसे सेंटेंस में अकर वर्ड को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, द विजिटिंग स्कूल चिल्ड्रन सरकम नेविगेटेड अराउंड। देखो सरकम नेविगेट आपका जो होता है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और अगर सर ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके आगे ऑब्जेक्ट आएगा ना कि प्रेपोजिशन। यहाँ पे अराउंड है, यहाँ पे अबाउट है, यहाँ पे ऑन है, आप कहोगे सर इसमें कोई नहीं है, इसका मतलब यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल असेंबल्ड द स्टूडेंट्स एंड एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस।
जैसे ही आप देखोगे मेरे भाई, एम्फेसाइज जो आपकी वर्ब होती है ये भी एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में आप आसानी से कह सकते हो कि कभी भी आपको कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगानी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। अगर ऑब्जेक्ट आता है तो आप कह दोगे यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन नहीं लगा रखी थी, यहाँ पे ऑन लगा दिया, यहाँ पे ओवर लगा दिया, यहाँ पे अपॉन लगा दिया, नो इम्प्रूवमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। देखो, द ग्रुप वॉज अक्यूज्ड ऑफ biased participation in the discussion because their entire attention was centered around their proposal। ये जो सेंटर वर्ब है इसके साथ में दो प्रेपोजिशन आपकी पॉसिबल होती है जनरली, या तो अराउंड आ जाता है या आपका ऑन आ जाता है। ऑन भी होता है, अराउंड भी होता है। सेंटर्ड ऑन आपका एक इडियम के तरीके से काम करता है। हालांकि हालांकि जो फॉर्मल इंग्लिश की हम बात करें, जो आपकी लिटरेचर वाली इंग्लिश है, जो आपकी एग्जैक्ट इंग्लिश है, जो पुराने टाइम से चली आ रही है, उसमें सेंटर अराउंड को गलत माना जाता है। क्यों भाई? सेंटर का मतलब जानते हैं, किसी चीज का एक चीज पे केंद्रित होना, और अगर कोई चीज एक ही चीज पे केंद्रित है तो अराउंड का मतलब है चारों तरफ होना। केंद्रित होना और चारों तरफ होना एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट कर देते हैं, इसीलिए ज्यादातर ग्रामेरियंस का मानना होता है कि सेंटर अराउंड लिखना गलत है। हालांकि सेंटर एक ही चीज पे हो रहा होता है, एक ही पॉइंट पे हो रहा होता है, तो ऑन लिखना सही रहता है। तो सेंटर ऑन आपका बेटर फ्रेज। दूसरा आप ये भी समझ सकते हैं, सेंटर अराउंड को हम यूज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। उसको ऐसी सिचुएशंस में यूज किया जा सकता है जहां पे किसी चीज को सेंटर मान के उसके आसपास की चीजों की बात कर रहे हो। क्या हम प्रपोजल में ये कहना चाह रहे हैं कि वो, मतलब इस बात में ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने अपना इसका सेंटर मान के आसपास की चीजों की बात कर, नहीं, वो अपने प्रपोजल की ही बात कर रहे थे, यानी कि आसपास की नहीं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि द यूनिवर्स इज सेंटर्ड अराउंड द सन, क्योंकि यूनिवर्स पूरा सेंटर, मतलब सन सेंटर है लेकिन उसके अराउंड में यूनिवर्स है, तो वहां पे सही लग जाएगा सेंटर्ड अराउंड। लेकिन यहाँ पे नहीं बन पाएगा, और यहाँ पे आपका बेटर सेंटेंस आपका क्या है? सेंटर्ड ऑन। तो सेंटर्ड ऑन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेहतरीन क्वेश्चन था, सीडीएस में ये पूछा गया, शानदार क्वेश्चन है। इसको ज्यादातर लोग गलत करा देंगे, क्योंकि डिक्शनरी में देखेंगे अराउंड दे रखा है, ऑन दे रखा है, और मार देंगे जैसे। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्यों अराउंड आपका गलत मैंने बताया है, ठीक है। आगे देखेंगे, ही क्लेम्ड दैट ही वॉज merely an uninterested participant in the negotiation। दो वर्ड होते हैं, एक होता है डिसइंटरेस्टेड, एक अनइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है इम्पार्शियल होना, और अनइंटरेस्टेड का मतलब है मेरे को कोई रुचि नहीं है, वो वाला होना। जैसे ही आप देखोगे तो उसने क्लेम किया था कि वो कैसा है, वो सिर्फ एक क्या है, एक ऐसा पार्टिसिपेंट है जिसकी कोई उसमें, मतलब वो अनबायस्ड है, उसका किसी की तरफ झुकाव नहीं है। वो ये थोड़ी ना कहेगा कि सब नेगोशिएशन में ना मेरी कोई रुचि नहीं है, तो भाग जा भाई, रुचि नहीं है तो अलग हट। हम ये कह सकते हैं अगर नेगोशिएशन हो रहा है तो वो ये कहेगा कि देखो, ना तो मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ ना तुम्हारे पक्ष में हूँ, मैं जो सही बात है उसकी बात करूंगा, इसीलिए नेगोशिएशन में मेरी आप मैं एक ऐसा हूँ जो अनबायस्ड पर्सन हूँ। तो अनबायस्ड का सेंस है, तो एन इंटरेस्टेड तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे, तो डिसइंटरेस्टेड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो अ डिसइंटरेस्टेड, ठीक है, यानी कि अनबायस्ड वाला। आगे देखेंगे 116 से लेके 120 तक में क्या है, फॉलोइंग यू आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वॉइस। एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस आगे मेरे भाई, ठीक है। देखिएगा, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये आपका बेसिकली जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहे जाते हैं उनका क्वेश्चन है। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस खास करके ऐसे सेंटेंसेस जिनको वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा हो, उनका पैसिव हमें किससे बना देना चाहिए? लेट वर्ब से। लेट, फिर इस ऑब्जेक्ट को लेट का ऑब्जेक्ट बना दीजिए, और फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दीजिए। तो यू शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ये तो पैसिव ही नहीं है। कुछ लोग इसको बता देंगे लेकिन ये पैसिव ही नहीं है। पैसिव में तो बी प्लस वी थ्री आता है। एल्डर्स आर रिस्पेक्टेड, ये तो फैक्ट हो गया, हम कह रहे हैं फैक्ट नहीं है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ये तो ये और ये तो बस आर्टिकल को बदल दिया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, तो देखो एक तो लेट से बना सकते हैं या फिर शुड बी से भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से पॉसिबल है। अगर इन ऑप्शंस में से देखें तो लेट वाला दे नहीं रखा है, या तो आप ये भी कर सकते थे लेट योर एल्डर्स बी रिस्पेक्टेड। अगर लेट नहीं दे रखा है तो एल्डर शुड बी रिस्पेक्टेड ऐसे भी बना सकते हैं। देखिएगा आगे, शट द डोर। देखो अगेन आप देखोगे एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब है, वर्ब आगे उसकी मतलब ऑब्जेक्ट भी लगा रखा है, तो इसका किससे बना सकते हैं? मैंने बताया था लेट द डोर बी शट। द डोर इज टू बी शट नहीं बनेगा, द डोर बी शट नहीं बनेगा, नो चेंज वाला भी नहीं होगा। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, सुजाता वॉज एडवाइज्ड। अगर देखो वॉज एडवाइज्ड है तो ये पास्ट का इंडेफिनिट है। अगर ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है तो इसको हम V2 से कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे एडवाइज्ड है, ठीक है, यहाँ पे एडवाइज्ड है, 2 V2 हो गए, यहाँ पे आपका एडवाइज्ड है, 3 V2 हो गए, नो चेंज वाला तो बनेगा ही नहीं, तीनों जगह पे V2 है। अच्छा, वॉज एडवाइज्ड बाई हर मदर है,
बाई हर मदर है, इसका मतलब हर मदर उसका क्या बन जाएगी, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सुजाता को सब्जेक्ट बना दिया, इसीलिए गलत है। यहाँ पे हर मदर सब्जेक्ट है, यहाँ पे द मदर सब्जेक्ट। फिर भाई द मदर नहीं, हमारा सब्जेक्ट क्या बनना चाहिए था, हर मदर, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ही वॉज सेड टू बी अ गुड क्रिकेटर, ऐसा कहा जाता था कि वह एक गुड क्रिकेटर था, अच्छा क्रिकेटर था। बात पास्ट की है, अगर बात पास्ट की है तो ये इज वाला गलत हो जाएगा, ये वाला तो है ही नहीं, क्यों, तो बदल ही देंगे। वॉज सेड है यानी कि आपका सिंपल सी बात है, एक्टिव बनना तो एकदम पॉसिबल है ही। दे सेड ही इज, अगर सैड आगे आ गया तो यहाँ पे इज नहीं आ सकता है, तो आप कहोगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीडीएस एग्जाम, ठीक है। हिज हेयर इज बीइंग कट बाय अ प्रोफेशनल, जैसे देखोगे इज बीइंग है यानी कि आपका प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस पैसिव में दे रखा है। इसका अगर एक्टिव बनाएंगे तो विल नहीं होगा, विल नहीं होगा, इज कटिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 120 के 120 क्वेश्चन थे। कैसा लगा आपको ये ओवरऑल डिस्कशन, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, दूर से दूर सभी लोगों तक। स्टेटस पर ज़रूर लगाइएगा अपने। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आपको जरूर पसंद आएगा हमारा आरजी विक्रमजीत ऐप पे बैच। आप आरजी विक्रमजीत ऐप डाउनलोड करके हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश वीओडी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी मेरे भाई अगर लाइव हमसे पढ़ना चाहते हैं तो ये हमारा बैच है रैंकर्स 15.0। ये एक बहुत शानदार बैच है, फाउंडेशन लेवल का बैच है, जीरो लेवल से और टॉप लेवल तक हम आपको सिखाते हैं इस बैच के अंदर। बाकी जो बच्चे मेंस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, मेंस का बैच भी अवेलेबल है। फीस वही आपकी 999 रुपये है, मेंस बैच की भी और आपके लाइव बैच की भी। वीओडी बैच की फीस 699 होती है और वीओडी बैच में आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी मिल जाए। कोर्स में सब में लगभग सेम चीज़ें हैं, बस फ़र्क क्या है, लाइव बैच में हम आपको लगभग 200 घंटे ग्रामर पढ़ा रहे होते हैं और मेंस बैच में 50-55 घंटे के अंदर कंप्लीट ग्रामर करा देते हैं, क्योंकि मेंस वाले बच्चे पे ज़्यादा क्लासेस को टाइम देने के लिए समय नहीं होता है। फर्क क्या होता है सर, 200 घंटे में, 50 घंटे में, 200 घंटे में आपका बेस बनाते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं, आपको चीज़ों को सिखाते हैं। मेंस वाला बच्चा बेस नहीं बनाने आता है, वो मेंस पढ़ने आता है कि उसको सीधे के सीधे डायरेक्ट एग्जाम में क्या आएगा कैसे आएगा वो पढ़ा देते हैं, जिससे कि उसके मार्क्स एकदम से बूस्ट हो। बाकी वीओडी बैच आपका बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक का है, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। मेंस भी चेकआउट कर सकते हैं और फाउंडेशन बैच भी आप कर सकते हैं। बाकी हमारा कॉम्बो बैच भी होता है, इसके अंदर हमारे सारे टीचर्स होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, सारे सब्जेक्ट एक साथ मिल सकते हैं। सिर्फ 2699 की फी में आपको ये बैच मिल सकता है, ठीक है। ये बैच कहाँ मिलेगा, आरजी विक्रमजीत ऐप डाउनलोड करें और जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मेरे भाई हमारी किताब है इंग्लिश रामबाण, एक ऐसी किताब है जिससे कि आप इंग्लिश की बहुत अच्छे से समझ डेवलप कर सकते हो, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो। प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो वोकैब प्रैक्टिस बुक आपके लिए बहुत अच्छी है, और सीजीएल वॉरियर। अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है पॉकेट रॉकेट। ये एक इतनी खतरनाक चीज़ हमने लॉन्च करी है, आपको एकदम मज़ा आ जाएगा इसको देख के, क्योंकि मेरे भाई ये ऐसी किताब है जिसमें बहुत कंसाइज तरीके से बहुत सॉलिड कंटेंट आपका दिया गया है। ये किताब कहाँ मिलेगी, अमेजोन पे मिल जाएगी 109 रुपये की कीमत में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके परचेस कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे भी ये किताब आपकी अवेलेबल है 109 रुपये। बाकी मेरे भाई अगर आपको वीडियो ये देखी आपने, आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए या कोई भी चीज़ चाहिए, तो हमारा व्हाट्सएप चैनल है प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल वोकैब वंडर्स और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल भी जरूर ज्वाइन करें, और इंस्टाग्राम हमारा प्रशांत_सोलंकी_इंग्लिश, इसको भी जरूर फॉलो। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, एक कमेंट करके बताइएगा कि आपको PQRS पढ़ाना या एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस कराना कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है मेरे भाई तो एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।